दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि हम लोग डेली क्विज करते हैं और ये क्विज होता है गुरु बुद्धा क्लासेस सासाराम में। तो चलिए आइए आज हम लोग फिर से अपना क्विज की शुरुआत करते हैं और आप लोग भी क्विज से जरूर जुड़े रहिए और बने रहिए। हम आप लोगों को पहले से ही बोल रहे हैं और अभी भी बोल रहे हैं कि ये क्विज बोलिए स्पेशल दरोगा को ध्यान में रख के और उसी के लिए पर्पज़ से किया जाता है। और एक बात ये कह रहे हैं कि जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्विज करने का क्या बेनिफिट है। देखिए, हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व अलग है और हर व्यक्ति का क्षमता भी अपना अलग है, सबका बोलिए अपना क्या चीज़ क्रिएचर भी अपना अलग अलग है। तो ये देखिए, जरूरी नहीं है कि आप क्यूज कीजिए, जरूरी ये भी नहीं कि कीजिए, लेकिन हम एक चीज़ यही बोलेंगे कि आप जो है क्यूज करने का, देखिए मेरे नज़रिया बोलिए माई व्यू से, इसमें क्या क्यूज करने से कि आप क्या होता है कि जैसे आप इस तरह से पढ़ें तो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और जब क्यूज करते हैं तो आपको क्या होता है, बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाता है, ये बेनिफिट होता है। अब दूसरा देखिए, सोना में सुहागा कब हो जाए कि बोलिए जब अगर कोई क्वेश्चन मिला जब उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाए। एक चीज़ और बोल रहे हैं कि देखिए थोड़ा बहुत गलतियां हो जाती हैं। देखिए इसका मुख्य वजह क्या होता है कि वो बोली सडनली माइंड पर आता है और बोले इतने लोगों में हम लोग ऑनलाइन रहते हैं तो इस वजह से बोलिए जल्दी बोलने में मतलब हो सकता है कुछ एक या दो वर्ड मतलब गलत निकाल जाता हो, इसमें नो डाउट है। तो उसके लिए उम्मीद करते हैं कि आई होप ज़्यादा वो सीरियस नहीं लेते होंगे। लेकिन एक चीज़ ये बोल रहे हैं कि लेकिन एक चीज़ ये बोल रहे हैं कि आप क्विज से जुड़िए और क्विज में जब जुड़िए तो इसका जिस तरह से डिस्क्रिप्शन पढ़ाया था उसको भी आप जरूर से जरूर उसको ध्यान लगा कर सुनिए। तो चलिए आइए जुड़े रहिए और बने रहिए। चलिए आप लोग क्वेश्चन बताइए जी, यंग प्रत्यवस्था गुणांक का इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो आप बताइए प्रमोद जी, प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? आप बताइए ओपी जी, आप बताइए हरिओम जी, बहुत सुंदर। आप बताइए भानु जी, बहुत सुंदर। आप बताइए निकेश जी, बहुत सुंदर। डीके प्रसाद, बहुत सुंदर। दाब का, प्रतिबल का और प्रत्यवस्था का, प्रत्यवस्था तो यंग प्रत्यवस्था क्या है, तो तीनों का मात्रक एक ही होता है, तीनों का मात्रक एक ही होता है। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन आइए, 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर के बराबर होता है? 10 के पावर माइनस 9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10 के पावर माइनस 9 मीटर। और यही कहा जाए कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और एमएम में करना है तो जी बहुत 0.001। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम क्या था जी? दीनानाथ, देवेंद्रनाथ। ठीक है, देवेंद्रनाथ, बहुत बेहतरीन। तो अगला क्वेश्चन बताइए, जलयानों की चाल किस में मापा जाता है? नॉटिकल यूनिट। तो ये बताइए जलयानों पर समय को मापने के लिए किसका प्रयोग किया था? क्रोनोमीटर। और क्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? समय का। बहुत सुंदर। तो यहीं से जस्ट आप बताइए एपीडियास्कोप से क्या मापा जाता है? जी एपीडियास्कोप, बहुत सुंदर। और क्या बोलेगा वो? एपीडियास्कोप से क्या मापा जाता है? क्या मापा जाता है, किस लिए यूज किया जाता है? बहुत सुंदर। एपीडियास्कोप का कहाँ प्रयोग करते हैं कि बोलिए कोई चित्र को पर्दे पर उभारने के लिए और कोई चित्र को पर्दे पर उभार के करके देखने के लिए। और यही जस्ट हम क्या कहते हैं कि कैलेडियास्कोप का कहाँ प्रयोग करते हैं? छोटे वस्तुओं का व्यास। बहुत बेहतरीन, अब सही है। कैलेडियास्कोप का प्रयोग कहाँ करते हैं कि जो बोलिए अपना जो रेखीय चिन्ह होता है ना उसको बड़ा करके देखने के लिए। तो अगला जस्ट बताइए सिनेमेटोग्राफ का प्रयोग कहाँ करता है जी? हाँ क्या बोले? बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। इसमें क्या किया था कि छोटे छोटे पर्दों को अपना क्या बोलिए, सॉरी छोटे छोटे चित्रों को अपना पर्दा पर अपना करके देखने के लिए। तो आप जस्ट यहीं से बताइए माइक्रोटोम का यूज कहाँ किया जाता है? माइक्रोटोम ना छोटे छोटे वस्तुओं को काटने के लिए। ठीक है, माइक्रोटोम का प्रयोग कहाँ करते हैं? वस्तुओं को छोटा छोटा काटने के, ठीक है, वस्तुओं को छोटा छोटा काटने के लिए माइक्रोटोम का। तो जस्ट यहीं से आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन रहा ये, और क्वेश्चन है बहुत सुंदर। बताइए ऑडियो फोन का प्रयोग कहाँ करते हैं मिथिलेश जी? क्या होता है बताइए, बताइए अंकित। बहुत सुंदर। प्रसाद ऑडियो फोन का प्रयोग क्या करते हैं? ऑडियो फोन का प्रयोग ध्वनि को सुनने के लिए ना। कहाँ है आप लोग इतना घबरा रहे हैं यार? ऑडियो फोन का प्रयोग कहाँ करते हैं? ध्वनि को सुनने के लिए। तो फिर क्या इसमें कोई कह रहे यहाँ से वहाँ? तो ऑडियोमीटर का क्या प्रयोग करते हैं जी? बस ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। तो अगला बताइए
कि मेगाफोन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मेगाफोन का प्रयोग करते हैं मतलब ध्वनि को मेगाफोन का प्रयोग किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए। फोनोग्राफ का प्रयोग कहाँ करते हैं? फोनोग्राफ का प्रयोग करते हैं ध्वनि लेखन में। कहाँ? ध्वनि लेखन में। तो जस्ट नहीं बताया। हाइड्रोफोन का प्रयोग कहाँ करते हैं जी? बहुत सुंदर, पानी के अंदर किसी चीज को सुनने के लिए। बहुत बेहतरीन। तो अगला जस्ट आपका स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन रहा, और क्वेश्चन रहा 1 लाख का। ये क्वेश्चन आप ये बता दीजिए, संधारित्र का प्रयोग कहाँ करते हैं? संधारित्र का प्रयोग ना विद्युत धारा को एकत्रित करने, बहुत ऊर्जा को संग्रहित करने में। और बहुत सुंदर, अब कैपेसिटर तो अपना हो ही गया। तो ये बताइए एक्यूमुलेटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? बहुत सुंदर, इसका भी ऊर्जा संग्रहित करने के लिए ही। बहुत बेहतरीन। तो अगला जो जानते हैं, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन यहीं से आप क्या बोल दीजिए, टेकोमीटर से क्या मापा जाता है? हाँ? बहुत सुंदर। टेकोमीटर से चाल को मापा जाता है, ठीक है। और ऑडोमीटर से क्या मापते हैं? दूरी। ऑडोमीटर से क्या मापा जाता है? दूरी। और यही हम आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या लेते हैं कि ऑडोमीटर टेकोमीटर बोले है ना? टेकोमीटर और स्पीडोमीटर एक ही चीज है। हाँ नहीं बता, दोनों होता क्या है? और स्पीडोमीटर देखो उसका बता दें, बाइक में जो लगता है उसको टेकोमीटर कहते हैं, और जो 4 व्हीलर में लगता है उसको स्पीडोमीटर कहते हैं, या फिर स्पीडोमीटर हो सकता है, वाइगन भी लगता है, उसका नहीं मालूम है। बहुत सुंदर। सीधा आपको 50 लाख दिया जाएगा हरिओम जी। आप बताइए, उड़ते हुए वायुयान का चाल क्या घूमती वस्तुओं का अपना काची मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गायरोस्कोप। उसके अलावा बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। और बताइए। गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तुओं का व्यास मापने के लिए। अरे नहीं यार, टेकोमीटर से एडजस्ट नहीं हुआ है स्पीड मापने के लिए। स्पीडोमीटर से, अरे भैया स्पीडोमीटर से तो स्पीड मापने के लिए। गायरोस्कोप का प्रयोग करते हैं। हाँ सुन लिया, हाँ गायरोस्कोप का ही प्रयोग करते हैं घूमती वस्तुओं को मापने के लिए। और एक और किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ, बोलोमीटर का तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बोलोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? बहुत सुंदर। चलिए आइए, तब अगला क्वेश्चन, उसका आप सब लोग सोचिएगा, अभी ध्यान पर नहीं आ रहा, उसको कभी बोल नहीं देंगे, ठीक ना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है ना, हो गया। बहुत बेहतरीन। आइए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर 1 लाख का ये रहा, हीनयान और महायान किस धर्म के 2 ब्रांच हैं? बौद्ध धर्म। तो ये बताइए, ओह एक मिनट, चलिए ठीक है। हाँ, तो आप क्वेश्चन एक बात बताइए, महात्मा बुद्ध की जो माता थी वो तो कोलिय वंश की थी, सही है ना? बिल्कुल, महात्मा बुद्ध की जो है माता कोलिय वंश की थी। तो क्वेश्चन जस्ट आपका स्क्रीन के ऊपर ये आता है कि महायान का मुख्य उद्देश्य क्या है? हीनयान और महायान में जो बात है, आइए चलिए कल हम लोग हीनयान और महायान में कर लेते हैं। तो हीनयान और महायान, तो महायान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बोधिसत्व है, बोधिसत्व है। जबकि हीनयान का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ तो ठीक है, वही तो बताइए ना। भगवान के रूप में नहीं, हाँ थोड़ा सा रुकिए। हम बोले हैं जैसे कि हीनयान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बोधिसत्व है, ठीक है। तो उसी तरह से हीनयान का मुख्य उद्देश्य क्या है? अहर्त है। अहर्त किसका मुख्य है? मुख्य पर्पस हीनयान का। और बोधिसत्व किसका है? महायान का। तो देखिए हीनयान और महायान में बोलिए अहर्त और बोधिसत्व में क्या डिफरेंस है, इसको ले लीजिए। बोधिसत्व जो है ये कहता है कि दूसरे व्यक्ति के कल्याण के लिए, क्या बोले हैं? दूसरे व्यक्ति के कल्याण के लिए खुद के निर्माण में देरी करना। दूसरे व्यक्ति के कल्याण के लिए खुद के निर्माण में देर करना। और वही जो कि अर्थ करता है कि नहीं, दूसरे व्यक्ति का कल्याण करते हुए खुद का भी कल्याण हो जाना, ठीक है। कोई समस्या नहीं बेटी? बहुत बेहतरीन। आइए अगला क्वेश्चन आइए। तो आप बताइए ओपी, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? हाँ क्या बोला? 540। बोलिए कब हुआ था? बहुत सुंदर। आप बताइए। हाँ बिल्कुल 563 तक। इतना सोचो लालू पंजू क्वेश्चन में। आप बताइए इनकी मृत्यु कब हुई थी? मिथिला जी। हाँ
बहुत बेहतरीन। अरे एक मिनट रुके रुके रोकिए, कोई नहीं बोला। नहीं नहीं, महात्मा बुद्ध बोल रहे हैं, आराम से देखिए, बिल्कुल आराम से। हाँ बहुत से रुक जाइए। आप बताइए महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए जब बौद्ध धर्म आ गए तो बौद्ध धर्म की बात कर लिया जाए। बौद्ध धर्म बताइए निर्वाण का मतलब क्या होता है? अच्छा ये बताइए कि बौद्ध धर्म में मोक्ष की प्राप्ति होती है कहीं भी? बहुत निर्वाण का मतलब होता है बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना, यानी कि जिस तरह से अभी हम जिंदा हैं और इन फ्यूचर या फिर बोलिए कभी बोलते बोलते मान लीजिए सडनली क्या डेथ कर रहे हैं तो वही क्या निर्वाण हो गए, ठीक है बिल्कुल। या फिर निर्वाण का मतलब ये भी होता है कि तृष्णा से मतलब जो है उससे मुक्त होना। तृष्णा मतलब समझ रहे हैं क्या? इच्छा। बहुत सुंदरता बताइए हो बॉबी मौर्य। चलिए बौद्ध धर्म के जरा हमें 10 को सील का नाम बताइए। बौद्ध धर्म में 10 सील है। बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर। आइए अगला क्वेश्चन आइए। सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा। सिंपलीपाल कहाँ है? तो सिंपलीपाल उड़ीसा में, तो सप्तकोशिया कहाँ है जी? उड़ीसा में है। और जब सप्तकोशिया हो गया तो अपना ही वो वाला जानते हैं आप लोग, नंदनकानन उड़ीसा में अपना ही है। आप वहीं पर सबसे भीतरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में है, भीतरकनिका उड़ीसा में है। बहुत अगला ये क्वेश्चन बताइए, हल्दिया तेल सोधा कारखाना कहाँ है? बहुत सुंदर। हल्दिया तेल सोधा कारखाना पश्चिम बंगाल में है। बहुत बढ़िया। दीपक जी क्वेश्चन आपसे है, वर्तमान में भारत का अंतिम वायसराय कौन था? नो बडी विल स्पीक, बोलिए। बोलिए बोलिए, अरे घबरा नहीं, इससे घबरा नहीं है, बोलिए। हाँ बहुत सुंदर। आप बताइए आपका नाम क्या? नाम बताए थे? अंकित। अरे वाह, अंकित बोलिए। अंतिम वायसराय का नाम बताइए। बहुत सुंदर। ये बताइए अंतिम वायसराय का नाम बताइए। बहुत सुंदर। आप बताइए हो अंतिम वायसराय का नाम बताइए। हाँ बेंटिंग। बहुत सुंदर। आप बताइए ओपी। बहुत सुंदर। आप बताइए मिथिलेश। भारत का अंतिम वायसराय का नाम बताइए। अंतिम। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। भारत का अंतिम वायसराय, बार बार बोलते इसको ध्यान रखिए, अंतिम वायसराय माउंट बेटन था, ठीक है। जबकि प्रथम वायसराय कैनिंग था और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था, ठीक है। और स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय कौन था? माउंट बेटन था, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। और यही कह देगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। जबकि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। क्या हो गया? हाँ, जब यही कह देगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। और यहीं से क्या कह देगा कि कंपनी का दिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कोई दिक्कत? बहुत बेहतरीन। है अगला क्वेश्चन है क्या है? मुगल बंगाल को ही ना मुर्शिद कुली खाने करते हैं क्या? ठीक है गलत है? तो वही है, मुर्शिद कुली खाई है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। एनडीए कहाँ है जी? खड़गवासला में। और एनडीसी दिल्ली में। और आंतरिक सुरक्षा आदमी माउंट आबू में ना। तो इन्फेंट्री स्कूल मऊ में। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। ये बताइए किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो जब हाँ बहुत बढ़िया। तो देखिए जब क्या बोल रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की जब बात बोल रहे हैं तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का चर्चा में कहा है जी। चंद्रगुप्त द्वितीय का 5 काम बात है अंकित अमित। हाँ फटाफट, लेट नहीं, फटाफट एकदम मशीन। हाँ 5 गो क्या बोले काम बताए हैं ना?
हाँ, नाम थोड़ी ना बोले हैं। बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रसाद, बहुत सही है। अरे 5 गो एकरा जीवन में जो घटना हुई ओकरे बारे एकरे बारे में 5 लाइन तू बोल दे, बाकी कुछ मत बोला। 5 लाइन बोला, काम नहीं के कुछ बोल सकता एकरा बारे में, लेकिन 5 गो बोला। अपना बना ले, रिकॉर्ड हो रहा क्या प्रसाद? बोलो, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन, बड़ा दुख की बात है, ये उम्मीद नहीं था आप लोगों से। चले आइए। अरे जब बात करते हैं विक्रमादित्य की, तो देखिए अब नोबडी विल स्पीक, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। बात किसकी करें? विक्रमादित्य की। जब भी देखिए विक्रमादित्य की बात करते पहले विक्रमा के पहले कहानी ले लीजिए। एक जानते हैं, कुछ अपना एक शक शासक लोग था, ठीक ना। अब वो पश्चिम में अपना था, अब उज्जैन वाला शक शासक, उसको क्या किया कि उज्जैन का ही बंदा अपना बोलिए एक वहाँ का लोकल राजा हुआ, और वही क्या किया कि एक शक को मतलब ये पराजित किया, और पराजित करने के पश्चात पहले विक्रमादित्य की कहानी बता रहे, पराजित किया, और पराजित करने के पश्चात भैया क्या किया कि वो बोलिए सर्वप्रथम विक्रमादित्य की उपाधि लिया। क्या बोले हैं कि वो सर्वप्रथम विक्रमादित्य की उपाधि लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बोले हैं, क्या है कि वही बोलिए अपना जब बंदा इसको हराता है तो वही सर्वप्रथम विक्रमादित्य की उपाधि लेता है। और भारतीय इतिहास में टोटल 14 ऐसे शासक हुए जो विक्रमादित्य की उपाधि लिए थे, और सबसे प्रतापी विक्रमादित्य कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जब था तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में थोड़ा ले लिया जाए। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की जब हम लोग बात करते हैं, ये क्या बोलिए गुप्त वंश का 1 2, हाँ ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 4, ये शायद लगभग चौथा या 5वां क्रम पर आता है, ठीक ना। 1 2 3 4, ठीक है, दोनों हो सकता है। इसके पहले एक रामगुप्त का भी आता है, वंशावली में भले नहीं दिया, नहीं तो 5वें इसी तरह से। तो ठीक है, तो क्या बोले हैं कि ये बोलिए अपना क्या चीज़ तो अपना शासक हो गया। ये क्या होता है कि सर्वप्रथम विक्रमादित्य की उपाधि लेता है, इसे देवराज श्री, ठीक ना, क्या बोले देवराज श्री देवगुप्त, ठीक है, क्या बोल रहे हैं देवराज, देवराज देवश्री और देवगुप्त इत्यादि नामों से भी जाना जाता था। और यही बोलिए अपना कहा कुतुब मीनार में ना हो, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में, सॉरी कुतुब मीनार में क्या करता है, कोई अपना क्या करता है, सीरी का, बहुत सुंदर, सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनाता है जी, बहुत सुंदर, बहुत। यही क्या करता है कि लौह स्तंभ का निर्माण कराता है, और उस लौह स्तंभ पर किसका नाम अंकित है? चंद्र का, ठीक है। और वही चंद्र से यह अनुमान लगा था कि जो अपने कौन निर्मित किया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब ये बंदा क्या करता है, ये बंदा जानते हैं अपनी बेटी, ठीक ना, क्या बोले अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का शादी, ठीक ना, क्या बोले अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का शादी वाक्टाक साम्राज्य के, ठीक ना, वाक्टाक साम्राज्य के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर देता है, ठीक ना, क्या बोले हैं वाक्टाक साम्राज्य के राजा रुद्रसेन द्वितीय के बीच में कर देता है। और यही पर 162 पॉइंट वाली बात क्या होती है कि वहाँ पर बोलिए अपना जब बेटी का शादी करने का मुख्य पर्पस क्या था कि शकों को हराना, ठीक है। और वो बोलिए अपना जब इस तरह से करता है तो भैया क्या करता है, शक को हरा देता है। तो किस शासक को हराता है वो? बहुत बेहतरीन, किस शासक को हराता है? रुद्रसिंह तृतीय। किसको? रुद्रसिंह तृतीय का रहता है। और रुद्रसिंह तृतीय के बाद क्या करता है कि चांदी के सिक्का जारी करता है। तो ये बोलिए क्या बोले हैं कि चांदी का सिक्का जारी करता है। और इन्हीं के बड़े भाई का नाम था रामगुप्त। रामगुप्त क्या करते हैं भैया, शकों से बोलिए अपने युद्ध में हार जाते हैं, और अपनी पत्नी का बोलिए काची देते हैं शकों के हाथ में, और इसी पर बोलिए चंद्रगुप्त द्वितीय काची किटाया रहता है। यही बोलिए शकों को पराजित करने के पश्चात क्या करता है, अपने भाभी से खुद ब खुद बंदा ये शादी कर लेता है। इसके दरबार में नवरत्न रहता है नरेंद्र भाई, 5 का नाम बताइए। हाँ 12 मिहिर, रुक जाइए, हाँ ठीक है, बहुत सुंदर, आगे बोलिए। बहुत आर्यभट्ट के दरबार में थे हैं, अरे बोलिए ना, आर्यभट्ट के दरबार में थे जी, बिल्कुल थे, बहुत सुंदर। बोलिए 5 का नाम बताइए। आर्यभट्ट हो गए, 12 मिहिर हो गए, नहीं, नवरत्न में उनका गिनती नहीं होता था। आगे बोलिए। कालिदास, नहीं, वो भी एक मिनट, कालिदास था इनके। सुनिए आप एक चीज बोलेंगे आप लोग यहाँ से, तुलसीदास कालिदास शुरू के बताते हैं। इनके दरबार में, थोड़ा सा,
इनके दरबारी कवियों में जानते आर्यभट्ट का नाम नहीं देता, ठीक ना, जबकि कालिदास का नाम आता है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बोलिए दीनबंधु जी 5 का नाम बताइए। बहुत सुंदर, ये क्या है, क्या नाम पड़ेगा आपका भाई? राजीव दीक्षित। अरे कीजिए हमारा राजीव दीक्षित, बोलिए भारत के बहुत विद्वान, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। बोलिए, नहीं तो आप ऊपर कीजिए ना, हमको बैठा रहे हैं, कीजिए, बोलिए। बहुत बेहतरीन। हाँ बुक देख नहीं ना, हाँ बहुत बोलिए आप। हाँ तो बोले 12 मिनट थे। छत्रक, छपड़क, बहुत बेहतरीन। अमर कोश थे, अमर कोश नहीं, अमर सिंह थे, अमर कोश के रचियता अमर, हाँ बेताल भट्ट थे, शंकु थे, अच्छा घटपाणी, तो घटपाणी बोले नहीं है, अच्छा चलिए ठीक है। हाँ बोलिए राजू जी आप। हाँ आओ, ये बात, पढ़ाई के अगर गद्दारों में सबसे बड़का नाम आएगा तो यहाँ जितना बेटा सब गद्दारों का सबसे पहले नाम आएगा, कि सबसे बड़का पढ़ाई के गद्दारी कौन किया है, यही लोग किया है, ठीक ना, सबसे पहला हेडिंग में सबसे पहला लाइन पर आएगा। अरे बार बार भैया बोलते हैं कि अगर जूता भी मारने वाला क्या जूता पॉलिश करने वाला बनिए ना, तो ऐसा बनिए नहीं कि बंदा को याद करके नहीं, एक बंदा है जाना है जूती पॉलिश कराने का, हाथ वही कौन कौन साहब थे, शंकु थे, साहब थे, शंकु थे, फिर अपना क्या बोले वरुचि थे, वरुचि थे, फिर क्या बोले वारामिहिर थे, घटपाणी थे, छपड़क थे, धनवंतरी थे, अमर कोश के रचयिता अमर सिंह थे, अमर सिंह थे, हो गया। तो अब ये कौन छूट रहा है? बेताल भट्ट, बहुत, हाँ बेताल भट्ट। तो अब क्वेश्चन यहाँ से आता, ये बताइए जो शंकु थे वो क्या थे? वास्तुकार थे। तो साहब क्या थे हो? बहुत बेहतरीन, राजकवि थे। साहब जो कौन थे? राजकवि थे। और इनके सभी नवरत्नों में सबसे चर्चित नवरत्न कौन थे? कालिदास। कौन थे? कालिदास। अब देखिए टू द पॉइंट क्या होती है, ये नहीं क्या बोलिए, अपना एक कोई चेला थे, ठीक ना, चेला था सामंत, आप लोग जो भी बोलिए इनके भाषा में, जिनका नाम था वीरसेन। ये क्या करते हैं, उदयगिरी की पहाड़ियों पर बोलिए अपने एक शिव मंदिर का निर्माण कराते हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत बेहतरीन। चलिए अगला इस क्वेश्चन बताइए। अरे यार बुक तो यहाँ रख दिए, तो पूछिए कैसे। हाँ चलिए क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, ये बताइए मोर्टार किसके किसके मिश्रण को बोला जाता है? बालू, सीमेंट, मिट्टी, पानी, ये सब। बहुत सुंदर, सीमेंट, बालू एवं जल, बहुत सुंदर। क्या बोलते हैं? तो आप बताइए प्रमोद जी, सीमेंट के निर्माण में मुख्यतः किस किस का पदार्थों का आवश्यक होता है? हाँ बोलिए, चूसिए, चूना सिल्क। चलिए आप ऑप्शन में ये नहीं, अब इसके अलावा और बताइए। अगर बात की है सीमेंट किसका, बोलिए मुख्य रूप से किसका बना? वो तो हो गया, ही नहीं है। बहुत सुंदर। देखिए सीमेंट की जब बात करते हैं, सीमेंट जानते हैं कैल्शियम सिलिकेट, ठीक ना, तथा एल्यूमिनियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। क्या बोले हैं? सीमेंट जो क्या बोले हैं, कैल्शियम सिलिकेट तथा एल्यूमिनियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। इसके अलावा देखिए एक एग्जाम में भी चूसी है, क्या चूसी है भैया? चूना, सिलिका और एल्यूमिना, ये भी होता है। और टू द पॉइंट वाली बात क्या आती है, सीमेंट भैया अपने काज बोले 2 से 5% जिप्सम मिलाया जाता है, ताकि सीमेंट के जमाव को स्लो किया जा सके। और स्लो करने का क्या बेनिफिट होगा कि वो मजबूत होगा। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि इसके जमाव की क्रिया क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। जहाँ बोलिए पानी सुखाने का काम उसको निर्जलीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे कि भैया बॉडी में क्या कहते हैं, ये पनिया जब कम हो जाता है कौन सा बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का हिंदी क्या होगा? निर्जलीकरण होगा, यानी पानी की कमी हो गई है। कोई दिक्कत? बहुत। अगला इस क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आइए। ध्वनि तरंग के परावर्तन, ओहो, प्रतिध्वनि किसके वजह से उत्पन्न होता है? हो बॉबी मरिया, आप बताइए अरविंद जी। ध्वनि का परावर्तन। तो क्वेश्चन आप ये, जब ध्वनि हो गई तो ध्वनि का चाल अपने क्या बोलिए? लोहा में बताइए। इक्यावन में लोहा में 31, लोहा में 31 और एल्युमिनियम में 64-20। तो यही जस्ट बताइए 56-40 किस्म होता है जी। कांच में कितना? 56-40। तो पारा में कितना होता है? वो बहुत सुंदर, 14-50। क्या बोला है? बहुत सुंदर। तो आगे आइए। इस्पात में उससे कम होगा, 59 के करीब होगा, ठीक है।
ठीक है 59-60। और स्टील में कितना हो गया 59-60। तो अगला बताइए हाई भाप में कितना होता है वो 405। और कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होता है 260। और अल्कोहल में कितना होता है 12-13। बहुत अल्कोहल में 12-13। और ये हम कहते हैं हाइड्रोजन में कितना होता है 12-69। बहुत बेहतरीन। तो एक बात बताइए समुद्री जल में 15-33। आई वाले जल में 14-83। बहुत बेहतरीन। तो अब बताइए एक चीज़ जब ध्वनि आ गई तो हम लोग ध्वनि के बारे में पढ़ लें, एकदम पढ़ लिया जाए। देखिए जब बात होती है ध्वनि की तो देखिए ध्वनि का क्या बात है। पहले ध्वनि क्या है एक प्रकार का ये बताइए तो ऊर्जा है। ठीक है क्या बोले साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, यही ना बोल सकते हैं। तो भैया ध्वनि कैसी तरंग है बहुत सुंदर अनुदैर्घ्य तरंग है, बहुत बेहतरीन वो भी है। लेकिन उसमें सबसे अगर सटीक चले तो क्या है अनुदैर्घ्य। देखिए ध्वनि, देखिए जब ध्वनि की जब बात करते हैं ध्वनि जब जानते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक ना क्या बोले एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका चाल तथा तरंगदैर्घ्य तो बदल जाता है लेकिन आवृत्ति में नो चेंज। और क्या बोलिए कि ध्वनि क्या बोलिए क्या बोलिए चाल अपना किस पर निर्भर करता है। बहुत सुंदर ध्वनि की चाल, बहुत सुंदर ध्वनि की चाल क्या बोले हैं आयाम पर निर्भर करेगा, ठीक ना क्या बोले ध्वनि की चाल आयाम पर, ठीक है तथा माध्यम के प्रत्यवस्था और घनत्व पर। ध्वनि की चाल आयाम पर फिर अपना क्या बोलिए माध्यम के प्रत्यवस्था तथा घनत्व पर हो गया। और क्वेश्चन एक आता है कि बताइए कि लड़कियों का आवाज़ सुरीली होती है जबकि मिथिलेश जी का आवाज़ मोटा होता है, क्यों। तारत्व की वजह से। बहुत सुंदर, बहुत आवृत्ति के वजह से, बहुत दोनों में एक दूसरे में रिलेशन है। तो चलिए यहाँ से ये हो गया। तो ये बताइए हरिओम जी ध्वनि पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ दाब बढ़ाने से ध्वनि बढ़ेगा या घटेगा। बहुत बेहतरीन। आप बताइए अंकित जी। हाँ दाब बढ़ाएंगे तो ध्वनि क्या होगा वो बोले हैं कि घटेगा, घटेगा बोले ना। आप बताइए घटेगा। राजू जी बहुत बेहतरीन। ध्वनि पर हम कितना भी दाब लगाए तो उसका कोई भी वो अपरिवर्तित रहेगा। ध्वनि पर क्या बोलिए दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दीनानाथ जी ध्वनि पर आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ शायद बढ़ जाएगा, कन्फर्म बढ़ जाएगा, कन्फर्म बढ़ जाएगा। यानी कि आर्द्रता बढ़ने से क्या हुआ ध्वनि की चाल बढ़ा। तो ये बताइए ताप बढ़ने से क्या हो गया जी बढ़ गया। बहुत सुंदर। ताप हो गया दाब हो गया फिर अपना आर्द्रता हो गया। तो आप जस्ट जानते हैं टू द पॉइंट वाली बात क्या करें हम लोग ध्वनि के लक्षण की बात कर लिया जाए। तो बताइए ध्वनि के कौन कौन लक्षण होता है जी। हाँ अच्छा तारा तो पिछ दुख हो गया सीधा 50 लाख और 50 लाख। हाँ हाँ एकदम हो गया। बहुत से सीधा 1 करोड़। बोलिए अरे भैया 3 वैसा गुण कौन कौन है भैया। प्रबलता है, तारत्व है और गुणता है। प्रबलता क्या बोलेंगे, प्रबलता देखिए उसको बोलेंगे कि कोई भी ध्वनि ठीक ना तेज अथवा मंद सुनाई देगी। प्रबलता क्या बोले हैं कोई भी ध्वनि तेज अथवा मंद सुनाई। तो प्रबलता का मात्रा क्या होता है गुरुजी बोलिए। फोन नहीं होता है, ठीक है क्या बोले हैं प्रबलता का मात्रा क्या बोले हैं फोन होता है। तो ये बताइए तारत्व। और तारत्व से क्या होता है इसी से बोलिए क्या कोई आवाज़ सुरीली या मोटी। बहुत बढ़िया। तो अब तो तारत्व तो ये बताइए तारत्व तो अपना हो गया। तो ये बताइए आवृत्ति बढ़ने से तारत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या बोला है बढ़ेगा। अरे क्या बोला है बोलो ना पापा क्या बोला है। अरे बेट ठीक है मारो क्या बोला है बढ़ेगा। तो सही है यार तो डर कह रहे हैं क्या हाल करते भाई। अब बताइए किसी को बढ़िया से प्यार से बोले डर जाए तो उसमें हमारी भैया क्या गलती है। ठीक है अच्छा कंफ्यूजन में थे। हाँ ठीक है बहुत बढ़िया। तो क्या बोले हैं ये अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो प्रसाद क्या होगा तारत्व बढ़ेगा। तो अब देखिए इसी देखिए यानी कि जब आवृत्ति बढ़ेगा तो तारत्व अपना बढ़ा। हाँ और आवाज़ पतली होगी। इसी वजह से लड़कियों का आवाज़ क्या होता है पतली होता है और हम लोग का क्या होता है हाँ बोलिए वही भड़भड़वा साइकिल जैसा होता है। इसी वजह से एक चीज़ हुआ। और बात क्या करते हैं
प्रबलता हो गया तारत्व, गुणता, तो गुणता फिर क्या है ये बताइए आप लोग। तारत्व और प्रबलता में अंतर को बोलता है। बहुत बेहतरीन, तारत्व और प्रबलता में जो बोलिए अपना डिफरेंसेस निकालता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणता बोलते हैं। तो गुणता जब बात करते हैं, गुणता किस पर निर्भर करता है? गुणता उसके सुनिए गुणता से पहले सुनिए एक बार फिर से बढ़िया सुनिए गुणता को, और बढ़िया से एक मान लीजिए हम कहा बजाए एक बांसुरी बजाएं, ठीक ना, और एक ढोल बजाएं, तो दोनों में अपना जो भी डिफरेंसेज हुआ उसको किससे, गुणता से हम लोग डिसाइड करते हैं। और गुणता जानते हैं स्वरों की संख्या पर निर्भर करेगा, आयाम पर निर्भर करेगा, तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करेगा। ये सब किस गुणता किस पर, इन तीनों पर डिपेंड करेगा। यहाँ से भी क्लियर हो गया ना। तो अब जानते हैं क्वेश्चन आ गया अरविंद जी, बच्चे ध्वनि का व्यक्तिकरण किसे कहते हैं? हाँ, व्यक्तिकरण नहीं, व्यक्तिकरण। हाँ बोलिए ना, बोलिए, ध्वनि का व्यक्तिकरण किसे कहते हैं जी? ध्वनि का व्यक्तिकरण किसे कहते हैं? हाँ ठीक है, बहुत बेहतरीन है, ठीक है वो तो, लेकिन थोड़ा सा डाउट करा दिए, सही बोल के थोड़ा सही करा दिए। देख क्या बोले हैं, जब समान आयाम अथवा आप बोलिए अपने जब समान एनर्जी की जब दो ध्वनियाँ एक ही जगह पहुंचती हैं तो उसे क्या कहते हैं, ध्वनि का व्यक्तिकरण कहते हैं। और देखिए वह व्यक्तिकरण दो प्रकार का, संपोषी और विनाशी, ठीक है, बस विनाशी अभी संपोषी। तो देखिए संपोषी किसको बोलेंगे, जब बोलिए अपना एक ही जगह जाए और जब दोनों एक ही दिशा में निकले तो उसे संपोषी कहेंगे। और वही बोलिए अपना कहा जब दोनों अपना कहा एक दूसरे अपोजिट निकले तो उसे क्या कहेंगे, विनाशी, ठीक है, फिर उसे क्या बोले, विनाशी या विसंपोषी। तो इसमें होता है कि इसमें देखिए एनर्जी का क्षय हुआ, और उसमें क्या हुआ, एनर्जी का और ज़्यादा निर्माण हो गया, निर्माण नहीं बोला, और एक जगह से मिलने से एनर्जी ज़्यादा बढ़ गया, तो इसी वजह से एक को संपोषी बोलते हैं और एक को विनाशी बोलते हैं, तो विसंपोषी बोलते हैं। हो गया, बहुत बेहतरीन। भाई अगला क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। आप बताइए हो सबसे हल्का पदार्थ कौन है? सही में है, लॉक कर दें, एरोजोल। सबसे हम तो पदार्थ तो बोले हैं। तो दीनानाथ आपसे क्वेश्चन ये बताइए, क्या सभी पदार्थ धातु हो सकते हैं? हाँ, एक मिनट, हाँ क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। पेनवा से मार के सिरवा फोड़ दिया जाएगा, हो भी सकते। अरे भैया पदार्थ से तो अधातु का भी निर्माण होता है, उपधातु का भी निर्माण होता है, तो कैसे बोल सकते सभी पदार्थ धातु हैं? लेकिन सभी धातु को पदार्थ बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? एकदम बोल सकते हैं, ठीक ना। ये मतलब एक कॉमन बात, बेसिक मतलब ये करने के लिए बोले, इसका एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, तो ये बताइए सबसे कठोर धातु कौन है जी? बहुत सुंदर। सबसे कठोर पदार्थ कौन है प्रसाद जी? हाँ, सबसे कठोर धातु क्रोमियम अब दे रहा है, ठीक ना। अब क्या, हाँ अभी नया में मान ली उसको कोई रिसर्च किया हो इसलिए क्रोमियम है। तो जस्ट आप बताइए कि सबसे मजबूत धातु कौन है जी? टंगस्टन नहीं याद होता है, टमटम। टमटम का कौन कौन नाम सुना है? सब लोगों को सुना होगा। तो भैया वही क्या हो गया, ट से टंगस्टन, अम से मजबूत, यानी कि सबसे मजबूत धातु कौन है? टंगस्टन। आप बोले कि सबसे कठोर कौन है? क, ठीक ना, क्या बोले क। सबसे कठोर कौन है? क्रोमियम। क यहाँ भी और क वहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अगला क्वेश्चन है। अरे बहुत सुंदर। दांत बढ़ने से प्रसाद क्वेश्चन बताइए, दांत बढ़ने से, ठीक ना, दांत बढ़ने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम आप लोग अभी जस्ट कल या परसों ही बोले थे, परसों ही बोले होंगे कि भैया क्या बोले कि दांत बढ़ाने से गलनांक पर विभिन्न पदार्थों पर विभिन्न होता है, किसी में बढ़ भी सकता है और किसी में घट भी सकता है। तो भैया बताइए किस में बढ़ सकता है? 5 का अपना मत अरविंद जी। इसका जो गर्म करने पर इसका आयतन बढ़ता है, हाँ, उसके दांत बढ़ाने पर गलनांक घटेगा, बढ़ेगा। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। जैसे मोम, मोम, तांबा, घी, इस सबको गर्म करने तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। और जब आयतन प्रभाव पड़ा तो भैया दांत बढ़ाने पर गलनांक भी क्या होगा? फिर बढ़ेगा। यानी कि संसार की वे सभी वस्तुएं जिनको गर्म करने पर, संसार की वे सभी वस्तुएं जिनको गर्म करने पर जिनका आयतन बढ़ता है, दांत बढ़ाने पर गलनांक उनका क्या होता है? बढ़ता है। और उसी तरह से बोल देते हैं कि संसार की वे सभी वस्तुएं जिनको गर्म करने पर जिनका आयतन घटता है,
दा बढ़ने का गलनांक क्या होता है, घटता है। कोई दिक्कत? तो चलिए आप बताइए दाब का मात्रक बताइए ओपी जी। बहुत पास्कल होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और जस्ट बोले दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्था गुणांक सबका क्या होता है, सेम होता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। ये बताइए पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नीति कोण कितना होता है भानु, कल चीज चैप्टर का है 90 डिग्री। बहुत सुंदर। तो ये बताइए विषुवत रेखा पर कितना डिग्री होता है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो एक बार क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं जी? हाइड्रोजन। बहुत सुंदर। ये हाइड्रोजन क्या है? हाँ, ये क्या है, लफुआ है, ठीक ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आवारा तत्व बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन। हाँ हाँ हाँ, बस एकदम आवारा हवा का झोंका है, आवारा हवा का झोंका हूँ, चलता हूँ दो पल के लिए। वाह वाह। बात होती है हाइड्रोजन की। देखिए जब हाइड्रोजन पर देखिए जो भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो सब आप लोग ले लीजिए। हाइड्रोजन, भैया हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, ये भविष्य का अपना ईंधन है, ठीक है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन ही पाया जाता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या बोला जाता है, आवारा तत्व भी बोला जाता है। और हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन का गैसीय विसरण ऑक्सीजन के गैसीय विसरण की अपेक्षा 4 गुना अधिक होता है। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान क्या होता है कि सबसे अधिक होता है, हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन तथा 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम तथा ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन के किस समस्थानिक का प्रयोग रेडियोधर्मी में किया जाता है? ट्रिटियम का। बहुत बेहतरीन। तो अब प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम बाद में देख लेंगे, ठीक ना। बहुत बढ़िया। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा, रेडियो तरंग की चाल कितना होती है प्रसाद? रेडियो तरंग की चाल बताइए आप। बहुत सुंदर, बोलिए जितेंद्र जी। हाँ, प्रकाश के चाल के बराबर। बहुत सुंदर। क्या बोले, फिर से बोलिए। कितना? बहुत कहाँ हो, चलिए छोड़, कोई बात नहीं। अब वो आया घूम नहीं, थोड़ा बता, घूम कर आए सही से हो जाता है। 3 गुना 10 के बराबर 8 होता है जी। 3 गुना 10 के 8 मीटर पर सेकेंड। बहुत सुंदर। क्वेश्चन आपका शोल्डर किसका मिश्रण है रे बाबा? बहुत। 3 और शीशा का। तो जस्ट और जानते हैं कॉस्टेटन किसका मिश्रण है? कॉस्टेटन। बहुत सुंदर, लाजवाब, आपके लिए स्पेशल क्लैप्स मेरे तरफ से। बहुत सुंदर है। कॉस्टेटन किसका है? या तो कॉपर तथा निकल का है, ठीक है। तो जस्ट आपके क्वेश्चन देखिए, पीतल किसका है? तांबा जस्ता। पीतल, डच मेटल और मुंज मेटल ये सभी किसका है? तांबा जस्ता का ही है। तो डेल्टा मेटल किसका है जी? तांबा जस्ता और एफी, कॉपर, जेडेन और एफी। तो ये बात बताइए, तो फिर जब मोनल मेटल किसका है? मोनल मेटल किसका है? मोनल मेटल का थोड़ी एग्जैक्टली नहीं ध्यान पा रहा है। ये बताइए टाइप मेटल किसका किसका मिश्रण होता है? इसमें बिस्मथ है क्या? पीबी, एसबी, एसएन। टाइप मेटल किसका है जी मिश्रण? तो पीबी, एसबी और एसएन, ठीक है। एसबी एंटीमनी। तो अगला बताइए, सूर्य नाम का पूरा नाम क्या है? डच गाना। बहुत बेहतरीन ना। तो ये बताइए श्रीलंका के घास के मैदान में क्या कहते हैं जी? पटाना। और यही जब कह देगा कि ऑस्ट्रेलिया वाले का क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया वाले का डाउन्स। और यही कह देगा कि उत्तरी अमेरिका वाले को क्या कहते हैं? प्रेयरी। बहुत बेहतरीन। यही जब यही कह देगा अपना एशिया वाले भाग को क्या कहते हैं? स्टेपी। और सवाना कहाँ है? अफ्रीका में। और वेल्ड कहाँ है? वेल्ड साउथ अफ्रीका ना। और डाउन्स कहाँ है? डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। ना ना, अरे बोलो आप, बोलो हम बोलेंगे। कैंटन में न्यूजीलैंड का है, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, हंगरी का पुस्ताज है। और ये अपना न्यूजीलैंड का क्या है? कैंटनबरी। बहुत बेहतरीन। तो अगला क्वेश्चन बताइए, गंगा की वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से है? नौकायान से। बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन बताइए, बौद्ध गता में, ठीक ना, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है?
ठीक है, देख कमल एवं साण थे तो, लेकिन वास्तविक है इसका कमल है, और जो साण है उनका कची यौन अवस्था का, यानी कि यौन का, और जब गर्भ में आते हैं तो क्या है, हाथी है। बहुत बेहतरीन। तो अगला क्वेश्चन बताइए, बीजापुर का गोल गुम्बज का स्थापना किसने किया था? यूसुफ आदिल शाह। आज बात हो किसकी? बहमनी साम्राज्य की। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य की जब बात करते हैं तो देखिए बहमनी साम्राज्य, बताइए बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हसन। इसका स्थापना कब किया गया था? 1347। किसके समय? इल्तुतमिश। एमबीटी। बहुत सुंदर। एमबीटी का मतलब क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कि बहमनी साम्राज्य का स्थापना 1347 में हसन गंगू इस्माइल मुख, ठीक है, हसन गंगू अथवा इस्माइल मुख, इसका एक और नाम था ख्वाजा जहाँ, ना ख्वाजा इसका नहीं था, है बल्कि हाँ बहमन शाह। एक और इसका नाम है, क्या बोले हैं? बहमन शाह हो जाएगा, हसन गंगू हो जाएगा, अथवा इस्माइल मुख हो जाएगा। ये बंदा तीनों एक ही का नाम है, और इसी के द्वारा बहमनी साम्राज्य का स्थापना 1347 में किया जाता है। और उस समय बोलिए क्या चीज, दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? एमबीटी। ठीक है, यानी कि पगला बादशाह था। ठीक है, अब जब बात करते हैं इसकी, तो ये बताइए बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी जी? गुलबर्गा। तो बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन अब यह आता है कि ये बताइए गुलबर्गा से बिदर किस बहमन शासक ने राजधानी को परिवर्तित किया था? गुलबर्गा से बिदर। हाँ बहुत बढ़िया। गुलबर्गा से बोलिए बोलिए बोलिए। मोहम्मद तृतीय। बहुत सुंदर। तो बहमनी साम्राज्य तो बोलिए, तो क्या बोले हैं? हाँ आप उसका आंसर बता रहे थे, बताइए। आदित्य प्रथम बहमनी साम्राज्य में। बहमनी साम्राज्य का क्वेश्चन था कि वह कौन सा शासक था, ठीक ना? क्या बोले हैं? क्या बोले हैं वो? देखिए हम लोग बात बोले हैं कि देखो बहमनी साम्राज्य का कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बिदर ले गई थी? सियाबुद्दीन अहमद प्रथम था। ठीक है, और इसी वंश का एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद शाह, जिसने बुक्का के विरुद्ध क्या किया था? बारूद का प्रयोग किया था। ठीक है, क्या बोले? जिसने बुक्का के विरुद्ध बारूद का प्रयोग किया था। और देखिए इसी वंश का निकितिन, रूसी यात्री निकितिन, इसी तरह इसी वंश में ना था जी। तो ये बताइए रूसी यात्री निकितिन किस बहमनी साम्राज्य के शासक के दरबार में आता है? इंद्र तृतीय के दरबार में निकितिन। इंद्र तृतीय बताइए, रुकिए, इंद्र तृतीय बताइए किस वंश का शासक था? बोलिए इंद्र तृतीय किस वंश का शासक था? हो कोई बोलिए, एनीबॉडी? इंद्र तृतीय किस? बहुत बेहतरीन, लाजवाब। इंद्र तृतीय, हाँ सॉरी, अंगद। बहुत। इंद्र तृतीय जो है, इंद्र तृतीय जो अपना किसका था? तो राष्ट्रकूट वंश का शासक, उसके दरबार में रहता है। बहुत ऑल मसूदी आया था। अब बोले हम क्वेश्चन हम ये बोले हैं कि ये बताइए रूसी यात्री निकितिन किसके दरबार में आया था? मोहम्मद तृतीय के दरबार में नहीं आया था, मोहम्मद तृतीय के दरबार में आता है। और इसी के अंदर बोलिए एक दरबार में अपना एक शासक ही था, महमूद गवाह। महमूद गवाह किसके दरबार में था? महमूद तृतीय। और महमूद गवाह क्या करता है? बिदर में एक मदरसे का निर्माण कराता है। और महमूद तृतीय का बोले बहमनी साम्राज्य को अपना एक प्रमुख ऊंचाई पर लिया कर जाता है। क्या बोले? महमूद तृतीय ऐसा शासक था जो क्या सॉरी महमूद गवाह ही एक ऐसा व्यक्ति था। देखिए महमूद गवाह को महमूद तृतीय ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है, क्या बोले हैं? महमूद गवाह को महमूद तृतीय ने, या फिर मोहम्मद तृतीय ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। और यही बोलिए महमूद गवाह क्या करता है? हाँ, ये महमूद गवाह क्या करता है कि बहमनी साम्राज्य को लिए बहुत उन्नत अवस्था में ले जाता है। लेकिन लास्ट महमूद गवाह की हत्या कौन कराया जाता है? तो ये बोले मोहम्मद तृतीय ही करवाया जाता है। ठीक है, तो ये बताइए, बहुत बेहतरीन। तो ये बताइए बहमनी साम्राज्य के प्रमुख 2 बंदरगाह का नाम बताइए राजू जी। एक बताइए ना, एक था शायद इसमें, एक ना, एक जनता है। बहुत पकड़ लिए, बहुत बढ़िया। दाभोल। बात करते हैं बहमनी साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन था? दाभोल। बहमनी साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन था? दाभोल। अब देखिए ये तो अपना हो गया। अब ये बताइए कि बहमनी साम्राज्य प्रांत को क्या कहा जाता था? हाँ बहमनी साम्राज्य, अरे प्रांत मतलब जो राज्य अभी हम लोग कहते हैं बिहार राज्य से हैं, तो उसी तरह से उस टाइम में प्रांत को क्या बुलाया जाता था? बहुत सुंदर। प्रांत को क्या बुलाया जाता था जी? तराफ बुलाया जाता था। ठीक है, क्या बुलाया जाता था? तराफ बुलाया जाता था। तो बहमनी साम्राज्य यहाँ से क्या होगा? पूरा हो गया? कोई दिक्कत है? बहुत सुंदर। और देखिए एक क्वेश्चन यहीं से और है, ये बताइए बहमनी साम्राज्य के पश्चात क्या बोलिए कि 5 भागों में 5 भागों में डिवाइड होता है। उसका क्रम सजाइए। दीनानाथ जी, प्रसाद जी,
क्रम से जाइए। बीजापुर, बीजापुर, गोलकुंडा, बहुत सुंदर। रुकिए अरविंद जी सजाइए। उसका देखिए पता है, वो कभी भी देखा ना उसका वही बोलेगा कि लेके सजा दीजिए इसको, या फिर बोले उसका संस्थापक होता है। यही दो में से वहाँ से क्वेश्चन क्रिएट कर सकता। बोलिए, बहुत सुंदर। बोलिए उमेश जी, बहुत सुंदर। बारे आराम से, आराम से, इतना एक्सप्रेस नहीं जाना है। गाड़ी में अगर जितना बोलिए पढ़ाई का ठहराव करके जाए बढ़िया है। बोलिए, हाँ बीजापुर हो गया, बहुत सुंदर। आप बताइए, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा, बरार, बहुत सुंदर, लाजवाब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पहले कौन था? बीजापुर, फिर था अहमदनगर, फिर था कौन? बरार, ठीक है। और उसके पश्चात कौन है? गोलकुंडा, और उसके पश्चात कौन आता है? बीदर। तो ये बताइए बीदर का स्थापना किसने किया था? अरे बीदर का स्थापना इब्राहिम बरीद नहीं किया था। बीदर के शासक को क्या कहते हैं? बरीद शाही, बहुत सुंदर। और गोलकुंडा के शासक को कुतुब शाही। गोलकुंडा का स्थापना किसने किया था? कुली कुतुब साहब ने। तो अब हम लोग का क्वेश्चन कहाँ से है कि बीजापुर के गोल गुम्बज का निर्माण किसने कराया था? यूसुफ आदिल साहब। हम लोग क्वेश्चन नहीं ना था। चलिए अब हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन बताइए। बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? फुटबॉल है। अब फुटबॉल को सबसे अधिक बार कौन जीता है? ब्राजील, बहुत बेहतरीन। तो ये बताइए फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का रैंकिंग क्या है? 104, बहुत बेहतरीन। क्या बोले हैं? 104। सही है। लेंस की मात्रा क्या होता है? बहुत बेहतरीन। क्या बोले हैं? लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। बिल्कुल बिल्कुल, पी बराबर में। तो चलिए हरिओम जी आपसे क्वेश्चन है किया है कि यदि लेंस थी ना, यदि लेंस का अपर्तांक द्रव के अपर्तांक से अधिक हो तो बोलिए क्या प्रभाव पड़ेगा लेंस की क्षमता पर? क्या घट जाएगा? यदि लेंस का अपर्तांक द्रव के अपर्तांक से अधिक हो तो बोलिए क्या प्रभाव पड़ेगा? फोकस दूरी बढ़ जाएगा। एकदम सही बोले हैं, बिल्कुल सही है। फोकस दूरी क्या होगा? बढ़ जाएगा और क्षमता घट जाएगा। तो जस्ट यहीं से क्वेश्चन ये भी है कि ये बताइए कि यदि द्रव का अपर्तांक लेंस के अपर्तांक से अधिक हो जाए तब क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत सुंदर। दोनों केस में सेम रहेगा, इसीलिए आपको बोलने का पर्पस हुआ, ठीक ना? दोनों केस में सेम रहेगा। वो बोलिए जो अपना बराबर बराबर होता है ना, उस टाइम बोलिए डिफरेंस होता है, ठीक है? अरे बोलिए तो सही, ठीक है? कहा जी आधा लोग लग रहा कि नहीं, सुनिए बता रहे हैं। इसमें क्या बोले हैं कि एक में बोले क्षमता घट जाएगी, ठीक ना? और दूसरा में क्या बोले हैं? ठीक तो महाराज कर रहे हैं, दोनों में क्षमता घट जाएगी या बोलिए अपना फोकस दूरी बढ़ेगा। सही तो है, दोनों में सेम होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक ना? तब चलिए ओपी तो आप बताइए उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? वो अधिक मतलब धनात्मक, ऋणात्मक, बहुत। और अवतल लेंस का ऋणात्मक। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? एक अन्य नाम अपसारी, अभिसारी, अभिसारी। अभिसारी लेंस किसको कहते हैं प्रसाद? उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस की चर्चा हो रही है, आप अवतल लेंस बतिया रहे हैं। तो बहुत सुनते। ये बताइए लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? जरा बताइए तो। अरे भैया लेंस की फोकस दूरी के वही क्रमानुपात क्यों कहते हैं? लेंस की क्षमता यानी पी बराबर माइएफ। ये क्वेश्चन कहाँ आया था? ये क्वेश्चन आया था 126 एक्साइज के मेंस के प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। ये 10 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है जी? बस। और 1 रुपए पर बहुत सुंदर, वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का। बहुत बेहतरीन। तो हो बहुत सुंदर क्वेश्चन। इंद्रधनुष में नारंगी और हरा के बीच कौन सा रंग होता है? पीला। लपिया लामैनी हपीनी और बैजानी हपीनाला, ये होगा बैजानी हपीनाला। तो चलिए तो ये तो हो गया। तो ये बताइए मध्य में कौन सा रंग होता है? हरा। बहुत सुंदर। तो जब रंग आ गए तो बहुत नहीं, कलर पढ़ लिया है ना? कलर जब हम लोग पढ़ते हैं तो कलर की भैया क्या कलर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, प्राथमिक, द्वितीय और
पूरक रंग कितना? अब पूरक रंग नहीं होता है हो, पूरक रंग होता है कि नहीं होता है? यानी कि कलर कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार, प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग और पूरक रंग। तो बात अब एक है, ये बताइए प्राथमिक रंग किस रंग? प्राथमिक रंग किसको? निहाल, नीला, हरा और लाल, निहाल जो है प्राथमिक रंग है। तो बात एक है कि प्राथमिक रंग किस कलर का रहता है? तो देखिए वैसे कलर को जो बोले कितना भी आप बोलिए कलर मिक्स कर लीजिए और जिस बोलिए कलर का निर्माण नहीं किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राथमिक रंग बोलते हैं। तो अब आते हैं द्वितीय रंग किसको बोलते हैं? देखिए द्वितीय रंग अपना इसको बोलते हैं कि बोलिए जब 2 या 2 से अधिक कलरों को मिलाने से, ठीक ना, जब बोलिए अपना क्या चीज़ कोई रंग बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्वितीय रंग। तो द्वितीय रंग में कौन आता है? ध्यान रखना होगा 3 आता है, पीला, पीकॉक नीला और मैजेंडा। बहुत बेहतरीन, पीला, पीकॉक नीला तथा मैजेंडा, ये सब द्वितीय रंग में। अब बात क्या आती है? क्या बोले? हाँ पीला पियर, हाँ बोला पीला पिक, बिल्कुल बहुत सुंदर। और ये क्या बोलते हैं? अब यहीं से जानते हैं क्वेश्चन एक और आ जाता है। क्वेश्चन जस्ट ये यहाँ ये गया। अब बात है पूरक रंग। पूरक रंग किसको कहते हैं? तो देखिए जब क्या बोले हैं, देखिए जब 2 या 2 से अधिक रंगों को जब आपस में मिलाया जाता है और भैया जो सफ़ेद रंग का निर्माण होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूरक रंग। तो पूरक रंग की तो बात हो ही गई, तो जानते हैं तो एक क्वेश्चन यहीं से अपना एक और बात देख लिया जाए कि तो क्या क्या हो जाएगा? लपिया, लामैनी, हपीनी। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग अगला देखिए जब बात करते हैं तो इसी बात पर तो थोड़ा इंद्रधनुष ही पढ़ लिया जाए। इंद्रधनुष पढ़ लिया है ना? तो ये बताइए अरविंद जी, इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है? प्राथमिक और द्वितीय, यही ना? इंद्रधनुष 2 प्रकार, प्राथमिक और द्वितीय। तो चलिए प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या क्या होता है जरा बताइए उसका। प्राथमिक इंद्रधनुष में एक बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन। बहुत सुंदर। अब लीजिए प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर की ओर लाल रंग और नीचे की ओर बैंगनी रंग, ठीक है ना? हाँ ना, हम बोले हैं कि ऊपर की ओर लाल रंग, हम बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है, बहुत बढ़िया। सुनिए क्या बोले हैं कि प्राथमिक रंग में ऊपर की ओर कौन सा होता है जी? ऊपर की ओर कौन सा होता है? ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। क्या बोले? प्राथमिक रंग में ऊपर की तरफ लाल रंग, ठीक ना? ऊपर है तो बोले बाहर की तरफ लाल रंग और नीचे है तो अंदर की तरफ कौन होता है? बैंगनी रंग होता है। तो ये हो गया। तो देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन, 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन। तो एक क्वेश्चन ये बताइए, तो द्वितीय इंद्रधनुष किसको कहते हैं? द्वितीय इंद्रधनुष हो गया। तो द्वितीय इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? या फिर बाहर से या फिर बोलिए ऊपर की ओर बैंगनी और नीचे की ओर लाल रंग, ठीक है? ये सही है ना? तो घबरा ना गए आप। ओ ये बात बोलना था। चलिए ठीक है, बहुत में कोई बात नहीं। तो अब देखिए इसमें क्या बोले हैं, इसमें जानते हैं 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार परावर्तन। बहुत बेहतरीन। अब देखिए एक और क्वेश्चन क्या आता है, तो ये बताइए प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की तरफ कितना डिग्री का कोण बनता है? 55 डिग्री का है, 58 हाँ इसका जानते एग्जैक्टली बोलिए ना। सुनिए सुनिए सुनिए, प्राथमिक रंग क्या होता है? 40.8 डिग्री बाहर की तरफ, ठीक है? क्या बोला है? 40.8 डिग्री बाहर की तरफ और 42.8 डिग्री अंदर की तरफ। क्या बोले? प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर में क्या बोले? बाहर तो ऊपर में कि 40 ठीक है, कितना बोले है? कितना बोले जी? बाहर की तरफ 40.8 डिग्री, ठीक ना? क्या बोले है? बाहर की तरफ आता था। अंदर की तरफ कितना बोले? अंदर की तरफ 40.8 डिग्री और बाहर की तरफ 42 बोल रहे हैं, 45 बोल रहे हैं। सुनिए अंदर जब कभी रहेगा कम रहेगा, ठीक ना? जहाँ पर लाल रंग ज़्यादा रहेगा प्राथमिक वहीं पर ज़्यादा बनेगा। तो बोलिए क्या बोले हैं कि बाहर की तरफ कितना बोले हैं? 42.8 डिग्री और जबकि अंदर की तरफ कितना बोले हैं? 40.8 डिग्री। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अब चलिए आइए आते हैं जस्ट टू द पॉइंट वाली अपनी अगला क्वेश्चन पर आते हैं। जब अगला क्वेश्चन आ गए तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ ये बताइए ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? सूर्य देवता सावित्री को। और गायत्री मंत्र के बताइए में ऐसी रचयिता कौन है? विश्वामित्र। बहुत सुंदर। तो जब वेद होगी तो आइए तो वेद पढ़ लिया जाए। वेद को पढ़ के और आज इसको क्या करते हैं यहीं पर
मतलब लूसेंट को अपना यहीं करते हैं, ठीक है, मतलब स्टॉप करेंगे। तो जब वेद की बात हो गई तो ये बताइए ओपी जी, वेद कितने प्रकार के हैं? 4 तो कौन कौन ओपी? ओपी अच्छा चलो कोई बात नहीं, बोलिए, हम समझ रहे हैं, आप केवल बोल रही है। बहुत सुंदर। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद। तो बहुत टू द पॉइंट वाली जानते हैं कि अब यहीं पर मजा आने वाली है। मजा क्या आएगी? मजा जस्ट आपका ये आएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो देखिए जब बात करते हैं, एक ध्यान ये रखिएगा कि जितना भी वेद है, ठीक ना, उन त्रय में क्या बोलिए, अर्थवेद को छोड़ा करके सभी वेद आते हैं। त्रय में, त्रय का मतलब 3, ठीक ना, क्या बोले कि त्रय को छोड़ा करके क्या होता है, त्रय में क्या बोले हैं कि अर्थवेद को छोड़ा करके सभी वेद आता है। अब अगला जस्ट क्वेश्चन क्या आता है, एक ऋग्वेद का ही रचना वैदिक काल में हुआ है या बोलिए ऋग्वैदिक काल में हुआ है, बाकी तीनों वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में। बहुत सुंदर। आप चलिए बॉबी मौर्य, ऋग्वेद के बारे में बताइए, क्या जानते हैं, बताइए हमें। हाँ बोलिए। बहुत बढ़िया। काहे डिप से नहीं पता है, अभी बताओ। और ऋग्वेद का रचना ऋग्वैदिक काल में, बाकी अन्य वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में। अब देखिए जब बात टू द पॉइंट वाली यहीं से आती है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में देखिए, ऋग्वेद को पढ़ने वालों क्या कहते हैं, होत्रा कहते हैं, ठीक है ना। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्रा कहते हैं। इसका उपयोग अपना कौन है जी? आयुर्वेद। और आयुर्वेद के रचयिता कौन है आप बताइए? प्रमोद जी। बहुत सुन बोलिए, आयुर्वेद के रचयिता कौन है? शिव कुमार जी। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है बालक? अमित। एक मिनट, एक अमित, एक अमित, 2 अमित, ठीक है, हम बोलिए अमित। हाँ, आयुर्वेद के रचयिता धन्वंतरी नहीं है जी। सब लग रहा है कि सब टून हो गया क्या जी सब? हाँ, पुराण के रचयिता है लोमहर से उनके पुत्र उग्र श्रवा। बहुत सुंदर। और देखिए जब बात करते हैं ऋग्वेद की, ठीक ना, ठीक है, क्या बहुत सुंदर, ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। बहुत बढ़िया। और बोलिए 1028 सूक्त होते हैं, 62 ऋचाएं होती हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, ईश्वर की महिमा। बहुत सुंदर, लाजवाब था, बहुत अच्छा। बात कर रहे हैं हम लोग किसकी? ऋग्वेद। अब देखिए ऋग्वेद में क्या बोले हैं, ऋग्वेद को पढ़ने में होत्रा कहते हैं, ठीक है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएं हैं। और ऋग्वेद का उपयोग जस्ट हम बोले थे कि आयुर्वेद है, हो गया। अब जस्ट टू द पॉइंट क्या करते हैं, पॉइंट में क्या बात कर रहे हैं, ऋग्वेद से देखिए हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो ऋग्वेद से जानते हैं ईश्वर की महिमा, ठीक है, क्या बोले, ईश्वर की महिमा, इतिहास और राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। बोलिए राजा के चुनाव के बारे में जानकारी हमें इसी से मिलती है। अब एक चीज़ बात क्या आती है, तो ऋग्वेद का भैया उपवेद कौन है, तो सॉरी ऋग्वेद का क्या बोले, उपवेद नहीं हो, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, तो कौन कौन है, एतरा है और कौस्तिक है, ठीक है, एतरा है और कौस्तिक। तो क्वेश्चन सीधा यही हिट करेगा कि एतरा जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो किस वेद से संबंधित है, ऋग्वेद से। और कौस्तिक जो ब्राह्मण ग्रंथ वो किस वेद से संबंधित है, ऋग्वेद से। बहुत बढ़िया। अब इसको भी क्या करते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ में नहीं है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। ऋग्वेद को करते खत्म। ऋग्वेद के बाद भैया कहते हैं, पाते हैं यजुर्वेद। देखिए जब यजुर्वेद की बात हो रही है तो यजुर्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, अर्घायु कहते हैं, ठीक है। यजुर्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, अर्घायु कहते हैं। और यजुर्वेद में क्या है कि एकमात्र ऐसा वेद है जो गौत तथा पद वाला वेद है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गौत तथा पद वाला वेद है। और यह वेद जो अपना किसे है, कर्मकांड से संबंधित है। और इसी में क्या बोलिए कि बलि के लिए, ठीक है, क्या बोले, इसी में बलि के लिए सस्वर मंत्रों की भी चर्चा की गई है। क्या बोले हैं, इसी में बलि के लिए भी सस्वर मंत्रों की चर्चा भी की गई है, ठीक है। इसी में बलि के लिए सस्वर मंत्रों की भी चर्चा की गई। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेहतरीन, ये देखो बहुत अच्छी बात नहीं। अब बात क्या आती है, इस वेद का उपवेद कौन है रे बाबा, धर्नुवेद। बहुत सुंदर। हम बोले हैं कि ऋग्वेद का सॉरी यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, बहुत सुंदर, धर्नुवेद। और धर्नुवेद के रचयिता कौन है, बहुत बेहतरीन, कौन है, विश्वामित्र है, ठीक है। धर्नुवेद के रचयिता कौन है जी, तो बस अपना विश्वामित्र है। तो चलिए अब जस्ट आपके स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन ये आता है, हाँ, तो इस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है, हाँ, सतपथ और तैतरीय है, ठीक है, बोले सतपथ और तैतरीय है। अब बात क्या है, सामवेद। जब सामवेद की बातें करते हैं टू द पॉइंट वाली, क्या हो गया,
सामवेद। तो देखिए सामवेद का साम का मतलब क्या है भैया गान, ठीक ना, मतलब गाना बजाना, ठीक है। यानी कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और एकमात्र ऐसा वेद है जो ऋग्वेद के संकलन पर आधारित है। इसमें टोटल अपने जब ऋचा की बात करते हैं 1875 हैं, जिनमें से लगभग 1810 ऋग्वेद से ली गई है। अब क्या होता है, तो इस वेद को गाने वालों को क्या कहते हैं भैया, उद्गाता, ठीक है। यानी कि सामवेद को गाने वालों को क्या कहते हैं, उद्गाता, पता है। सामवेद को गाने वालों क्या कहते हैं जी, उद्गाता कहते हैं। और यहीं से एक और अपना टू द पॉइंट वाली अपनी क्वेश्चन आ गई कि सामवेद को गाने वाले को तो हम अपना उद्गाता बोलिए दिए, और टू द पॉइंट वाली क्वेश्चन में जस्ट नहीं आता है हाँ कि सामवेद का वेद कौन है, गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद के रचयिता कौन है, बोलिए बोलिए, बहुत सुंदर, भरत मुनि। गंधर्व वेद के रचयिता कौन है, भरत मुनि। अब बात करते हैं क्या चीज, नहीं तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीं षड्वीं जमनी है, बहुत बेहतरीन, पंचवीं षड्वीं और जमनी है, ये सभी के सभी ब्राह्मण ग्रंथ किसके हैं, सामवेद के, बहुत बेहतरीन। अब बात जब होगी सामवेद तो बात कर अर्थवेद। अर्थवेद क्या जानते हैं, इसका रचना अर्थवा जी किए हैं और ये सबसे बाद वाला वेद है। और ये वेद क्या बोलिए अपने स्त्रियों की जन्म की निंदा करता है, ठीक है। ये वेद क्या कहता है, स्त्रियों की जन्म की निंदा करता है। अब ये टू द पॉइंट वाली अपनी बातें क्या यहीं पर आ जाती हैं। इसमें जानते हैं जादू, टोना, विवाह, भूत, पिशाच, कृषि, गृह निर्माण, ठीक ना, आयुर्वेद, चिकित्सा, जितना है बोलिए सब झमाला इसी में होता है, ठीक है। अब एक देखिए टू द पॉइंट वाली बात क्या आती है, तो अर्थवेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, गोपद है। और अर्थवेद का उपवेद कौन सा है, शिल्पवेद। और शिल्पवेद के रचयिता कौन है, विश्वकर्मा, बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर। शिल्पवेद के रचयिता कौन है, तो विश्वकर्मा। अब यहीं से देखिए टू द पॉइंट वाली एक और क्वेश्चन आ जाती है, क्या, चलिए छोड़ दिए, वेद को हम करते हैं समाप्त। और देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, अपना चलते हैं लूसेंट में कहाँ पढ़ा, गौरव जनरल, बहुत बेहतरीन। हम लोग शुरू करते हैं किसकी जी, कैनिंग की शुरू करते हैं, ठीक है। जब कैनिंग से हम लोग शुरू करते हैं, कौन है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए जब बात करते हम लोग कैनिंग की, ठीक है, तो कैनिंग का चलिए 5 काम बताइए प्रसाद जी। मोबाइल का लाइट होना उसको प्रति, हाँ बोलिए। कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना था। बहुत बेहतरीन, भारत का प्रथम वायसराय बना था। कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है वो पारित हुआ था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। बहुत सुंदर। इसी के समय 1857 का विद्रोह हुआ, 1857 का विद्रोह हुआ था। और इसी के समय बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में एक कुछ न्यायालय का गठन 1862 में, बहुत एक न्यायालय का गठन किया गया। इसी के समय जो है वो क्या बोलते हैं, हाँ, मुगल बादशाह का जो पद है ना, हाँ हाँ, उसको समाप्त किया गया। बहुत सुंदर, मुगल बादशाह का पद समाप्त किया गया। और हाँ, इसी के समय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी 1862 में। ठीक है, वो तो अधिनियम, ठीक है, अधिनियम पढ़ लेंगे। आपको इसका काम बताइए और बोलिए, बहुत सुंदर। और इसी के समय एक याद नहीं आ रहा है, बहुत सुंदर, आप बताइए अरविंद जी, आप तो थे नहीं, हाँ बोलिए। इसी के समय 1858 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया। अच्छा, ठीक है, विश्वविद्यालय का स्थापना नहीं किया गया। अब ठीक है, मारामारी करवाइए, ठीक है। 1853 से 62, बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब देखिए बात हम लोग किसकी कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन बात था। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, कैनिंग की। देखिए जब कैनिंग की बात होती है क्या होता है, ये जानते हैं, ये पहले क्या बोलिए, कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था, ठीक है। क्या बोले, कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। इसी के समय 1857 की क्रांति होती है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह इसी के समय लागू किया जाता है। विधवा पुनर्विवाह को बोलिए, हम विधवा पुनर्विवाह के लिए अगर कोई अथक प्रयास किए थे तो वो थे कौन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर तथा एक थे व्यक्ति वीरेशलिंगम, ठीक है। इन दोनों ने क्या बोलिए अपना बहुत अथक प्रयास किया था। और उसके अलावा ये क्या करते हैं, कैनिंग के समय और क्या किया जाता था, कैनिंग के समय अपना क्या चीज 1858 में 1858 में इसी के समय क्या बोलिए कि कंपनी शासन जो अपना क्या चीज यहाँ से कंपनी से छुड़ा करके किसके, ब्रिटिश महारानी के हाथ में दे दी जाती है। और यही बोलिए अपना कैनिंग ही क्या करता है, तो भैया कैनिंग ही ना करता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू करता है, ठीक है। पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू करता है और भारत में नियंत्रक या महालेखा परीक्षक पोस्ट का कोई जनक है तो कौन है,
कैनिंग ही है, ठीक है। क्या बोले, भारत में नियंत्रक या महालेखा परीक्षक पोस्ट का कोई जनक है तो कौन है? कैनिंग ही है। बहुत बेहतरीन। अब देखिए टू द पॉइंट वाली अब अपनी बातें क्या होती हैं, तो देखिए अब जस्ट टू द पॉइंट वाली बातें में अपना यहीं पर ये हो जाती है, किसी के समय बमको में, ठीक ना, 1862, ठीक ना, यानी कि बम्बई, मद्रास और कोलकाता, ठीक है, क्या किया जाता है, भैया उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। और 1858 में क्या किया जाता है, विश्वविद्यालय का गठन किया जाता है। बहुत बेहतरीन। हाँ 1874, हाँ सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और क्या बोलिए, बहुत सुंदर, ये भी बहुत बढ़िया। और इसी समय क्या बोलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, जो कि बोलिए क्या चीज, उसके डलहौजिया के द्वारा लाया गया था, उसको भी क्या किया था, समाप्त कर दिया था। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कैनिंग के वक्त कौन आता है जी? हाँ बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। एलिग्न आएगा। तो एलिग्न प्रथम ने क्या बोला है, एलिग्न प्रथम के समय क्या हुआ था? बहुत बढ़िया। इसके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? बहावी आंदोलन का समाप्ति था। और इसी ने ना बोली, इसी की ना मृत्यु धर्मशाला में हो गई थी जी। इसी की मृत्यु जब तक हुई थी धर्मशाला में एलिग्न प्रथम की। उसके पश्चात कौन आता है? लॉरेंस। जब लॉरेंस आता है तो क्या करता है? बहुत सुंदर। तो कौन आयोग आता है? बहुत बेहतरीन, भूटान आक्रमण करता है। देखिए बहुत बेहतरीन, एकदम सही है। अब देखिए क्या होता है, सुन लीजिए। लॉरेंस जानते हैं इसी के समय बोलिए लल्लू पंजू देश था, हम लोग का छोटा भाई है। लल्लू पंजू बोलिए हम लोग का छोटा भाई है भूटान। ये क्या करता है कि तुम्हारा इतना हिम्मत, इसी प्रकार अटैक कर देता है, ठीक ना। यानी कि बोलिए भूटान आक्रमण किसके समय करता है? लॉरेंस के समय। और लॉरेंस ही क्या करता है कि संविधान विशेषता के सिद्धांत को भी अपनाता है, ठीक ना। तो सीधा डायरेक्ट हिट क्वेश्चन क्या करता है, भूटान ने किसके समय आक्रमण किया था, या फिर बोलिए हाँ, या फिर बोलिए संविधान निष्क्रियता के सिद्धांत को किसने अपनाया था? लॉरेंस। हाँ एक मिनट नहीं रुके, हाँ नहीं रुके, एक चीज यहाँ गलती है। शानदार निष्क्रियता के सिद्धांत को सर जॉन सोर अपनाया है। हाँ नहीं ठीक है, बता रहे हैं ना, दोनों में अंतर है। निष्क्रियता उसमें दोनों डिफरेंसेज है। शानदार निष्क्रियता के सिद्धांत को कौन अपनाया था? सर जॉन सोर ने। जबकि हाँ आज और ठीक है यार, सही था, आप गड़बड़ा दिया आपने। सुनिए बता रहे हैं, मैं सुनिए अफगानिस्तान के प्रति सुनिए। हस्तक्षेप की नीति सर जॉन सोर ने अपनाया था, ठीक है। क्या बोले हैं? हस्तक्षेप की नीति अफगानिस्तान के विरुद्ध सर जॉन सोर ने अपनाया था, ठीक है। जबकि शानदार निष्क्रियता के सिद्धांत कौन अपनाता है? लॉरेंस। और लॉरेंस के ही समय में क्या बोलिए पहला अकाल आयोग होता है जिसका नाम था कैंपबेल आयोग, ठीक ना। क्या बोले हैं? लॉरेंस के समय पहला अकाल आयोग होता है जिसका नाम क्या था? कैंपबेल आयोग। और देखिए एक चीज़ टू द पॉइंट वाली और अपनी यहीं से क्या बातें बनती हैं, तो देखिए एक चीज़ और यहीं से टू द पॉइंट वाली अपनी बात ये बन जाती है। हाँ अकाल, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। हाँ उड़ीसा में अपना क्या अकाल आता है। हाँ बिल्कुल। यहीं से रुके, एक और क्वेश्चन आता है कि समुद्री टेलीग्राफ, ठीक है। क्या बोला है? समुद्री टेलीग्राफ किसके समय खोला जाता है? तो लॉरेंस के समय ही खोला जाता है, ठीक है। अरे हाँ बस समुद्री टेलीग्राफ जब भारत में तो इसी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो समुद्री टेलीग्राफ क्या चीज भारत एंड यूरोप के बीच में इसी के समय में खोला जाता है। कोई दिक्कत? एक मिनट, बहुत सुंदर। अजमेर में कृषि विभाग का स्थापना करता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आज तो लग रहा है कि सब एकदम पढ़ के आया है, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया। देखिए जब मेयो की बात है 72 में 1881 में नियमित जनगणना हुआ था। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? मेयो की। देखिए जब हम लोग मेयो की बात करते हैं तो फिर अपना भैया मेयो चर्चा में कहला है। देखिए मेयो अपना क्या करता है 1872 में क्या बोलिए कि कृषि विभाग का स्थापना करता है। कहाँ ना, कृषि विभाग का स्थापना करता है, ठीक है। और 1872 में क्या करता है? मेयो कॉलेज का स्थापना करता है। कहाँ? अजमेर में।
और इसी के समय बोलिए भारत में पहला बार जनगणना की शुरुआत किया गया था। इसी के समय बोले हैं कि भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत किया गया था और यही एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है, ठीक है, यह बोलिए यही एकमात्र ऐसा वायसराय है जिसकी हत्या भारत में की गई थी, ठीक ना। इसकी हत्या कहाँ? अंडमान के सेलुलर जेल में किया जाता है। अंडमान के जो अंडमान निकोबार का सेलुलर जेल है ना, उसी में किया था। एक अपना शेर अफगान अली नाम का बोलिए बंदा था, वही मारता। उसके जानते उसका थोड़ा कहानी लीजिए, उसका कहानी जानता है बहुत बढ़िया से उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। हुआ था कि ये बंदा जानते हैं पहले बोले घूमने का बहुत शौकीन था। ये हमें जो है घूमने का बंदा बोले बहुत शौकीन था। तो उसी क्रम में क्या हुआ, जब इसको घूमने का जब शौक था तो ये भैया किया क्या, ये बोला कि चलो हम थोड़ा अंडमान निकोबार का सेलुलर जेल घुमाओ। जितना भी लोग थे इसके साथ में, देखिए उन सबका नाम नहीं मतलब भूल गए हैं, ठीक है। वो लोग इसको मना किए कि नहीं आप वहाँ मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो भैया का तो बहुत खूंखार अपराधी है। तो ये बोला कि अरे नहीं वो तो ठीक है, मरना जीना तो बात की बात है, बोले चलो ले चलो घुमाने। ये बोलिए जाता है तो भैया लिया है तो घोड़ा पर जाता है ये लोग उससे, ठीक ना। जब घोड़ा पर जाता है तो क्या होता है, गर्मी का दिन था, गर्मी का मतलब जो भी दिन हो, मतलब धूप का मौसम था, उसमें होता क्या है कि बोले पूरा इसका बोलिए पहले पसीना से हो जाता भर जाता है। तब फिर ये बोलता है कि यार इसको हटा, पहले कोट को हटाओ। फिर वहाँ से जो बैलगाड़ी पहले होता था ना, बैलगाड़ी एक्का गाड़ी, उस पर लोग बैठता है, उस पर बैठता है। एक्का गाड़ी वो पूरा पुआल था, वो भैया पुआले को मतलब आराम से नहीं, मूवियाँ नहीं देखता कि बदमाशों हीरो कोई करता है इस सुतला इसे ही, उसी तरह जा रहा था, अट्टो भी रखा हुआ था। यहाँ से जब ये बंदा वहाँ गया, डायरेक्ट वहाँ चले गया, सेलुलर जेल में जाता है। होता क्या है कि उसी में बोलिए एक जो अपना जो शेर अफगान अली बोले हैं, यही निकल के क्या करता है कि इसे पीठ बोले खपाक से मारता है, छुरा मार देता है। और जब ये बंदा छुरा मार देता है तो बोले सब जितना ये सब था बोलिए अपना ये हो गया। तो ये उम्मीद नहीं था कि बंदा मर जाएगा, तो इसको सब पकड़ता है। तो देखा अभी बोलिए सडनली ब्लड नहीं निकला, ब्लड था या पीछे में तो कोई देखा नहीं था। तो वही चीज़ लोग बोलता है कि अरे आपको तो कुछ हुआ नहीं, तो बोला कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर अपना बोले शेर अफगान अली के सब तो लोग तो जो किया वो सो किया। अब इसको वहीं से फटाक से नाव में बैठाया, नाव में बैठा के फटाक से लेकर आने के क्रम में बंदे क्या होगी, मृत्यु हो जाती है। तो इसी तरह से इस बंदे की क्या हुई थी, मृत्यु होती। चलिए तो अब देखिए अब क्या बोले हैं, तो किसकी बात हो रही थी जी, मेयो कौन, मेयो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेयो के बाद में अपना कौन आता है जी, बहुत नॉर्थब्रुक, बोलिए नॉर्थब्रुक का कुका आंदोलन का नेता कौन थे, दीनानाथ राम सिंह कुका और उनके शिष्य भगत जवाहरलाल नहीं थे, बहुत ना बोलिए राजू जी स्टार्ट। बहुत बड़े सेमिनार खुल दिया गया था, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। हाँ तो वही उसी में करवे में बोला था ना। हाँ उसी का पर्पस ये था कि मतलब मेरा उद्देश्य आवश्यक करों को हटाना है। हाँ कि भैया मतलब जो भी फालतू कर जरूर लगाया है जिससे कर बढ़ता है उसको हटाए। देखिए नॉर्थब्रुक के समय तो सबसे महत्वपूर्ण घटना कुका आंदोलन इसी के समय होता। नेटिव मैरिज एक्ट इसी के समय पारित हुआ था, ठीक है। भारत में स्टेज नारा अपना इसी के समय अपना खोला गया था। और यही बोलिए अपना क्या चीज, बंगाली ब्राह्मण कहीं ना करता है जी, बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार को बंगाली ने, अरे वो वहाँ मल्हार राव गायकवाड़ को, ठीक ना, उड़ीसा के एक उड़ीसा कोई व्यक्ति थे जिनका नाम था मल्हार राव गायकवाड़, उन पर झूठ मूठ के अपना का चीज आरोप लगा करके मद्रास अपना भेज देता है। और इसी के समय क्या बोले जब स्टेज तो खोला ही जाता है, ठीक है। तो नॉर्थब्रुक के बाद में कौन आता है जी, लिट्टन। बहुत देखिए जब लिट्टन आता है तो लिट्टन के बारे में आप लोग ले लीजिए, लिट्टन का ले लीजिए। लिट्टन करता क्या है ये जानते हैं, पहले साहित्यकार, निबंधकार तथा उपन्यासकार था। क्या बोले हैं, ये बंदा साहित्यकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार था। और इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। इसी के समय क्या बोलिए अपने एक बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, ठीक है। इसी के समय एक बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और 1877 में यही अपना क्या करता है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री की उपाधि इसी के दौरान दिया था जी। बहुत बेहतरीन। अब होता क्या है, देखिए टू द पॉइंट वाली, इसी के समय क्या बोलते हैं कि भैया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, तथा आर्म्स एक्ट, ठीक है। क्या बोले हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तथा आर्म्स एक्ट, ये दोनों को दोनों लिट्टन के समय लाया जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मोस्टली किसके लिए लाया गया था, सोम प्रकाश के लिए। सोम प्रकाश पत्रिका के कौन थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अब एक चीज टू द पॉइंट वाली और क्या होती है, तो इसका बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किसने किया था,
पायनियर ने, बहुत बड़ा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का किसने समर्थन किया? पायनियर ने। और आर्म्स एक्ट में क्या होता है कि भैया आपको आर्म्स, हाँ अब क्या होगा कि आपको लाइसेंस लेना होगा जरूरी, बिना लाइसेंस के आप आर्म्स मतलब समझ रहे हैं ना, हथियार शस्त्र, ठीक है, इसी को शस्त्रागार अधिनियम भी बोलते हैं। अपना किसके समय आता है? लिट्टन के समय। लिट्टन बिल्कुल एकदम बिल्कुल आता है, आएगा सब आएगा। अब ये लिट्टन ही क्या करता है, लिट्टन के समय अपना क्या बोलिए अपना एक अकाल आयोग आता है जिसका नाम था अस्टेची, ठीक ना। अस्टेची की अध्यक्षता में एक अपना अकाल आयोग आता है, ठीक है। और यही बंदा क्या को लिए करता है कि बोलिए कलकत्ता में प्राच्य एंग्लो महाविद्यालय की स्थापना करता है, ठीक ना। क्या बोले हैं? प्राच्य एंग्लो महाविद्यालय की स्थापना करता है। और जो सिविल सेवा में जो हम लोग की आयु थी, ठीक ना, 21 से घटाकर 19 कर देता है, 21 से घटाकर 19 कर देता है। बहुत बेहतरीन। अब बात हम लोग किसकी होता है? रिपन की। रिपन की जब बात करते हैं तो रिपन भैया चर्चा में कहला है। तो रिपन का देखिए सबसे तो पहले ये बोला जाए कि भारत में अगर क्या बोलिए कि रियल में अगर कोई उदाहरक है तो रिपन ही है। और भारत में क्या बोलिए स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? रिपन ही है, ठीक ना। क्या बोले हैं? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? रिपन ही। रिपन देखिए करता क्या है कि देखिए इसके द्वारा पहले अपना 21 वर्ष से 19 वर्ष किया गया था सिविल सेवा के लिए, इसको फिर बढ़ा के 19 से 21 वर्ष कर दिया। यही कहलाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर बहुत बने। तो क्या बोले हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या करता है कि उसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म करता है ग्लेडस्टोन से, बल्कि हाँ उनका नाम क्या था? ग्लेडस्टोन, ठीक है। इंग्लैंड के पीएम ग्लेडस्टोन से भैया सिफारिश करके या बोलिए अपना उनसे आज्ञा लेकर के क्या करता है? खत्म कर देता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? रिपन, ठीक है। क्या बोले? रिपन। और रिपन को अपना क्या बोलिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम इसी के समय आती है। प्रथम फैक्ट्री किसके समय? रिपन के समय। बहुत ठीक है। जो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आता है उसमें किया क्या जाता है कि 7 वर्ष तक बच्चा अपना कोई वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और 7 से जो 12 वर्ष के बच्चे होंगे वो 9 घंटे, 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे होंगे वो 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। लेकिन ये बात कॉफ़ी, चाय और नील पर लागू नहीं होती थी, ठीक ना। ये बात कॉफ़ी, चाय और नील पर लागू नहीं होती थी, उस पर नहीं ना होती थी। हाँ बिल्कुल, इस पर लागू नहीं होती थी। यानी कि इसके अलावा आप अन्य जगह पर नहीं काम करा सकते। बहुत बेहतरीन। अब देखिए टू द पॉइंट वाली, अब किसकी हम लोग बात कर रहे थे अभी? रिपन। हाँ ठीक है। अब देखिए क्या करता है, इसी के समय 1881 में नियमित जनगणना आता है ना। और इसी के समय क्या बोलिए 1882 में क्या चीज? हंटर आयोग, ठीक है। शिक्षा संबंधी हंटर आयोग इसी समय आता जी। क्या बोले? शिक्षा संबंधित हंटर आयोग किसके समय आता है? तो रिपन के समय ही आता है। और रिपन को ही क्या बोलिए कि भारतीय उद्धारक, ठीक है। रिपन, हाँ रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा कौन दी है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बहुत बेहतरीन, कोई दिक्कत। अब रिपन के बाद कौन आते हैं जी? 80 से 84, ठीक है। 84 से 88 ना, डफरिन का टाइम 84 से 88 है ना। बहुत हाँ 85 में तो स्थापना हुआ ना कांग्रेस का, नहीं। डफरिन देखिए, डफरिन के समय जानते हैं ज़्यादा कुछ नहीं। एक बात आप लोग ना एक अच्छा रिपन तक था। ओह बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मान कैसा होना चाहिए? उच्च या निम्न या फिर कोई भी नहीं? उच्च क्यों? उसमें मान का मतलब है कि वो ज़्यादा एनर्जी देता हो। बहुत सुंदर। तो क्या बोले हैं, ईंधन का उसमें मान उच्च होना चाहिए जबकि प्रज्वलन ताप निम्न चाहिए। प्रज्वलन ताप किसे कहते हैं? तो वह ताप जिस पर बोलिए अपना क्या कोई भी ईंधन अपना जलना शुरू कर देता है। हो गया। अब बात क्या करते हैं तो एक जानते हैं क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन यह आता है स्फोटन को बढ़ाने के लिए पेट्रोल में किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत सारे टेट्राएथिलेट का प्रयोग किया था, ठीक ना। आप बहुत, और ये बताइए टेट्राएथिलेट का प्रयोग किया था क्या? स्फोटन को बढ़ाने के लिए। यहाँ से देखिए थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और स्फोटन को बढ़ाने के लिए जब कोई अपस्फोटन को घटन, ओहो थोड़ा सा भी ना, हम बोल रहे हैं अपस्फोटन को कम करने के लिए, ठीक ना। और स्फोटन को घटाने के लिए, सॉरी स्फोटन को बढ़ाने के लिए। सुनिए एक बात बोले, उसका कुछ भी हो ना, इंग्लिश में भैया एंटी नॉकिंग है, उसको याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। एंटी नॉकिंग को बोलिए, हाँ एंटी नॉकिंग क्या क्या किसके लिए होता है? कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए? बताइए। कम करने के लिए। एंटी नॉकिंग को क्या आता है? एंटी नॉकिंग को बढ़ाने के लिए, वही तो बोल रहे हैं। और नॉकिंग को घटाने के लिए होगा, बोला ही ना है जी।
सब लोग चुप हो गया है, कहा है जी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है सुनिए, अपस्फोटन को जो है क्या बोल रहे हैं, कम करने के लिए, ठीक ना, क्या बोल रहे हैं कि अपस्फोटन को कम करने के लिए, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली अपनी बातें क्या हो गई। तो टेट्राथिलेट का तो अपना प्रयोग अपने यहाँ कर दिया गया। तो हम लोग जानते थोड़ा सा क्या देख ले चंदन जी, कोयला, एक मिनट, कल अभी नहीं नए थे, कहाँ थे? अच्छा गाँव गए थे, चलिए बहुत सुंदर। आप कहाँ थे बाबू, आप कहाँ थे? बहुत बढ़िया। हाँ तो अब देखिए हम लोग क्या बोल रहे थे, इसके बारे में बात हो रही है, कोयला। तो ये बताइए जब कोयला की बात करते हैं तो कोयला कितने प्रकार का होता है जी? 4 प्रकार का। कौन कौन? लिग्नाइट, बहुत सुंदर। यानी क्या हो गया, पिटवा हो गया, पिटवा हो जाएगा, लिग्नाइट हो जाएगा, बिटुमिनस हो जाएगा, फिर अपना एंथ्रासाइट हो जाएगा। तो देखिए जब बात करते हैं हम लोग किसकी, तो हम लोग जानते हैं बात करें भैया पिटवा कोयला। देखिए पिटवा कोयला जानते हैं सबसे घटिया किस्म का कोयला है। घटिया किस्म इन द सेंस ये है कि इसमें कार्बन की मात्रा जो है बहुत कम होती है, लगभग 50 से 60% या 50 से 55% भी, उसे घबराना नहीं है। अब देखिए अगला इस बात क्या कर रहे हैं, पिटवा कोयला, पिटवा कोयला बाद में लिग्नाइट कोयला। तो ये लिग्नाइट कोयला को हम लोग क्या कहते हैं, भूरा कोयला। ठीक है, क्या बोले हैं कि इसमें क्या बोले हैं कि इसे भूरा कोयला भी कहते हैं, और इसमें जलवाष्प की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 60 से 70, ठीक है, 60 से 70, 65 से 75, उससे घबराना नहीं है। अब बात टू द पॉइंट किस कह रहे हैं, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट ना बोले, बिटुमिनस कोयला। देखिए जब बिटुमिनस कोयला की जब बात करते हैं तो भैया बिटुमिनस कोयला का प्रयोग अपना इसमें क्या बोले हैं, देख बिटुमिनस कोयला को अपना क्या बोलते हैं हम लोग, मुलायम कोयला करते हैं। और भारत में सबसे अधिक अपना ही बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है। ठीक ना, क्या बोला है, भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला, बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है। अब तो देखिए बात क्या होती है, तो बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, बस 70 से 80, ठीक है, 70 से 80% ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करें एंथ्रासाइट। देखिए एंथ्रासाइट जो कोयला अपने क्या बोलिए, सभी कोयले से बहुत बेहतरीन कोयला है। एंथ्रासाइट जो कोयला होता है कैसा होता है, सभी कोयलों से बहुत बेहतरीन होता है। तो एंथ्रासाइट में होता क्या है, एंथ्रासाइट में जानते हैं, नहीं जानते तो जान लिया जाए। एंथ्रासाइट में भैया यही होता है कि इसमें कार्बन की मात्रा कितना, 85% से हाई, ठीक ना, 85% से इसमें ऊपर रहता है। कोयला ऐसा हो गया, यानी कि हम लोग क्या देखे हैं, ईंधन देख लिए, ईंधन का उष्मीय मान देख लिए, ईंधन का प्रज्वलन ताप देख लिए, दोनों चीज़ देख लिए। उसके पश्चात टेट्राथिलेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, अपस्फोटन को घटाने के लिए, इसको भी अपना देख लिए ना। अब उसके पश्चात कोयला ईंधन अपना देख लिए, ठीक है, ठीक है, हाँ। अब उसके पश्चात में किसकी बात किया जाए, तो भैया हम लोग बात करते हैं क्या चीज, ना गैस की, लिक्विड ना, हाँ गैसीय ईंधन बात कर रहे हैं ना जी, लिक्विड कहाँ, गैसीय ईंधन बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो एक बात बताइए, क्वेश्चन सबसे पहले आपके स्क्रीन ऊपर एक लगा है, ये बताइए प्राकृतिक गैस किसका किसका मिश्रण है, प्राकृतिक गैस मीथेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन और मीथेन। प्रोपेन, ब्यूटेन और मीथेन, और फिर मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हाँ मीथेन, हाँ, CO2। बहुत सुंदर। आप बताइए अरविंद जी, प्राकृतिक गैस, बहुत सुंदर। प्राकृतिक गैस में देखिए और कभी भी आ जाए उसके एग्जाम में क्या करेगा, वो जानते हैं क्या करेगा, CH4 देगा प्लस में CO2 देगा, ठीक ना, हाँ ना, वो तो एकदम वो सही बात है, CH4 लगा बोलिए सब गैस में होता है। तो देख, हाँ नाइट्रोजन, उसमें क्या करेगा, नहीं सर उसमें नाइट्रोजन कहाँ से आया। तो देखिए क्या बोले, प्राकृतिक गैस में अगर जब बात करते हैं तो भैया मेनली क्या चीज़, CH4 अपना हो गया, और प्लस में CO2 अपना जरूर ध्यान दीजिएगा। तो एक बात बताइए, जो हम लोग खाना बनाते हैं ना, हाँ तो इसमें बताइए इसका प्रमुख गैस कौन सा है जी, ब्यूटेन और प्रोपेन। और इसमें क्या बोलिए कि, हाँ अब सुन लीजिए वही बोल रहे हैं, इसमें क्या बोलिए, बोले हैं ये चीज़ कि इसके रिसाव से बचने के लिए, पहले सुन लीजिए, जो हम लोग सिलेंडर में भरा कैसे आता है, उच्च दाब पर द्रवीकृत करके, ठीक ना, इसमें अपना गैस को भरा जाता है, और इसमें अपना मेनली गैस कौन सा आता है, ब्यूटेन तथा प्रोपेन है, ठीक है। इसके बोलिए क्या चाहिए, रिसाव से बचने के लिए, यानी कि बोलिए ये जो गंध होता है ब्यूटेन प्रोपेन गंधहीन होता है, ये क्या गंधहीन होता है। इसमें बोलिए क्या चाहिए, अगर सपोज कि कहीं
लीकेज कर रहा है, तो लीकेज का पता कैसे लगाया जाए, इसके लिए इसमें क्या किया जाता है, सल्फर के यौगिक, ठीक ना, किसमें क्या बोले हैं, सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकरप्टेन का, ठीक ना, क्या बोले हैं, सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकरप्टेन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्या बोले हैं, सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकरप्टेन का प्रयोग किया जाता है, या फिर एथनोथियोन का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए बात कहती है तो अपना हो ही गई, होगी ना। तो अब देखिए जानते हैं क्या आता है, प्राकृतिक गैस देख लिए, जो घर में यूज होने वाला गैस होता है उसको भी देख लिए। अब जानते हैं एक आता है गोबर गैस। गोबर गैस में मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। गोबर गैस में क्या होता है भैया, मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। अब देखिए टू द पॉइंट वाली यही मजे में क्या, मजे वाली बात क्या आ जाती है, मजे वाली बात ये आ जाती है, मीथेन की जानते हैं अपना क्रिया जो है, अपना कैसे क्रिया, सॉरी गोबर गैस की क्रिया है, इसका अपना क्या किण्वन के द्वारा ही बनता है, ठीक ना, किसको किण्वन के द्वारा अपना बनता है। ऐसे बोलिए जब गोबर गैस में बात करते हैं मीथेन की, तो मीथेन लगभग 60 से 65% पाया जाता है। बाकी कौन हो जाएगा भैया, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब गैसें हो जाएंगी। तो देखिए क्या क्या हो गया जी, एक बार फिर से देख लिया जाए। प्राकृतिक गैस देखें, घर में जो अपना गैस होने वाला प्रयोग होता है उसको देख लिए। प्राकृतिक गैस में मीथेन 85% है ना। हाँ उसमें ज़्यादा है, हाइयर है वो, बहुत बढ़िया। CO2 तो बहुत नहीं, तो यही बात है, जब ज़्यादा हो जाएगा तो जलेगा कैसे, बात है ना। अगर सपोज कीजिए कि हाइड्रोजन हो जाए 10% और 90% हो जाए CO2, तुम जलने देगा, जल नहीं दे, वो कहेगा नहीं तुम इसी में भीजा बुझे रहो, तुम बुझे रहो, यही काम है। बिल्कुल। अब देखिए बात इसलिए तो हुई है गई, तो अब जानते हैं बात के प्रोड्यूसर गैस। तो बताइए हो चंदन जी, प्रोड्यूसर गैस इसका किसका मिश्रण है, प्रोड्यूसर गैस किन किन गैस का मिश्रण है चंदन जी? नहीं, हाँ रुकिए बोलते हैं, चलिए बोलिए। कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सुंदर, यानी कि मेनली दो का ही नाम लीजिए ना, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन का, ठीक है। तो देखिए जब बात कर रहे हैं हम लोग इसकी प्रोड्यूसर गैस क्या चीज़, मेनली दो गैसों से नाइट्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर बना होता है। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, लौह एवं इस्पात के उद्योग में नहीं किया जाता, इसका बोले क्या चीज़, लौह एवं इस्पात के उद्योग में किया जाता है। और इसमें यहाँ तो एनर्जी कितना होता है, 1100 से 1700, ठीक ना, लगभग 1100 से 1750 KCl प्रति केजी, ठीक ना, क्या बोले 1100 से 1750 KCl प्रति केजी, ये भी हो गई। बहुत बेहतरीन। अब आते हैं हम लोग किसकी, जल गैस। 70% नाइट्रोजन, 20% एकदम बिल्कुल सही, बहुत बेहतरीन। 70% नाइट्रोजन और 70% नाइट्रोजन। अच्छा 80 हो, नहीं 25% ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके अलावा देखिए बता रहे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैसें भी होती है इसमें। हाँ ठीक है, बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब बात हम लोग करें इसकी जल गैस की। तो जल गैस किसका है जी, CO प्लस में हाइड्रोजन, बहुत सुंदर। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड तथा क्या बोले हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का अपना मंदा मिश्रण है। और इसको जानते हैं भाप अंगार गैस के भी नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, इसमें विचार रहता है, क्या बोले हैं, इसे अपना भाप अंगार गैस के भी नाम से जाना जाता है। अरे जल गैस के बारे में तो इसी को रहेगा। जल गैस को क्या बोले हैं कि भाप अंगार गैस के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें देखिए होता क्या है, इसका अगर जब एनर्जी की बात करते हैं तो ये जानते हैं 2500 से 2800 KCl पर केजी देता है, ठीक है, क्या बोला है, इसका एनर्जी कितना होता है, 2500 से 2800 KCl पर केजी होता है। तो इसका प्रयोग कहाँ, तो इसका प्रयोग है अल्कोहल और हाइड्रोजन में अब चायक के रूप में, अल्कोहल और हाइड्रोजन के निर्माण के लिए अब चायक के रूप में। कोई दिक्कत, बहुत बेहतरीन। और देखिए तो इसमें ही बताइए और कोई गैस बचा हुआ है जी, कोल गैस, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, कोल गैस। तो ये बताइए कोल गैस में सबसे अधिक कौन सा गैस होता है, मीथेन ना होगा। कोल गैस में सबसे अधिक गैस कौन सा होता है, मीथेन नहीं होता है। अब मीथेन की जब बात करते हैं तो मीथेन बात इसमें कितना % पाया जाता है, हाँ तो ठीक है, हाइड्रोजन हम नहीं बोल रहे, नहीं तो सुनिए कोल गैस में सुनिए बता रहे कौन है, मीथेन होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये सब होता है। लेकिन मतलब मेनली जिसका दो से निर्माण हुआ हम उसको बोल रहे हैं। तो इसमें बोले हैं कि बताइए कोल गैस में हाइड्रोजन कितना %, सॉरी मीथेन, हाँ,
बल्कि कोल गैस में मीथेन कितना परसेंट, 54%, तो कितना 54%। अब इसको क्या होता है, कोल गैस को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो एक बात बताइए, सीएनजी में कौन सा गैस होता है जी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म। हाँ, तो ये बताइए सीएनजी में कौन सा गैस होता है, सीएनजी में मीथेन गैस होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। सीएनजी में कौन सा गैस होता है, मीथेन होता है, ठीक है। मीथेन 35% पाया जाता है सर, हाइड्रोजन में सर 54% पाया जाता है। अच्छा, कोल गैस में हाइड्रोजन 54% है, हाइड्रोजन 54% है, मीथेन 35%। ओहो, पर सॉरी बाई मिस्टेक बोला होगा, उसमें हाइड्रोजन 54 है और मीथेन बोलिए इतना है, ठीक ना। चलिए बहुत सुंदर। तो सीएनजी में कौन सा गैस, सीएनजी में कौन सा गैस, मीथेन, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से गैस हम लोग का पूरा हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, करंट, क्या पढ़ते हैं, करंट। चलिए बहुत सुंदर। 49 से 55, 49 to 55, ठीक है, क्या बोले हैं, 49 to 55, बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन एक बात बताइए, आईएमएफ के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला कौन है, गीता गोपीनाथ, बहुत सुंदर। पहली भारतीय महिला और दूसरी भारतीय है, तो पहले भारतीय कौन है जी, रघुराम राजन, ठीक है। इसके पहले किनको, रघुराम राजन को बोलिए आईएमएफ का मुख्य अर्थशास्त्री बनाया जा चुका है 2003 और 2006। अरे हाँ भाई, तब वही ना हो गया। अब कहने का मतलब क्या हुआ ना, एक क्लास चल रहा है गुरु बुद्धा क्लास से। अब सपोज के जी यहाँ से हम चले जाएंगे, मेरे जगह कोई आएगा, तब तो क्या मेरा फोटो ज़्यादा लगेगा, जब वो बंदा हट जाएगा उसका डाला जाएगा। अब इसी तरह सिलसिला अब करना पड़ता ना रहेगा, कब रुकेगा अभी, यही चीज़ होता है। बहुत बढ़िया। ये बताइए एमएसपी पर, ठीक ना, समर्थन देने के लिए कमेटी का गठन किया गया, उस कमेटी का नाम बताइए। कोई बात नहीं, बोलिए। चलिए ठीक है, हम बताते हैं, संजय अग्रवाल समिति। करेंट पढ़ कर आए दीपक जी, क्या है, तो आप ग्रुप में नहीं है, ग्रुप में आप है। सबसे पहले बोल रहे जो लोग ग्रुप में नहीं है, क्या नहीं है, दे तोड़ देंगे हम ही ऐड किया था, हमें नहीं मालूम है। तो हम एमएसपी पर न्यूनतम, एमएसपी पर समर्थन के लिए अपने एक समिति बनाया गया है, उस समिति का नाम क्या है, संजय अग्रवाल समिति। तो एक देखिए, अब आते हैं क्या चीज, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी जानते हैं, और इसको छोड़ दीजिए। तो एक बात बताइए, पीपी कानून को समिति किसे है जी, बीपी कानून को समिति जानते हैं, जो गैर वित्तीय बैंकिंग है ना, जो या नॉन बैंकिंग, उनके क्या बोलिए कि वो अपना कस्टमर को कैसे सर्विस दे रहा है, उसके लिए है। तो यही बताइए बालचंद्रन समिति किससे है, जितना बोल रहे हैं सब समिति सब पीछे का है, आगे हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। बालचंद्रन समिति किससे है जी, अरे भैया तो बालचंद्रन समिति वही अपना एसी के पहचान के लिए नहीं है, तो काहे चुप है जी आप। बहुत बढ़िया। तो एक बात बताइए, यहीं से जस्ट आप लोग एक बात बताइए, क्वेश्चन आपके बहुत, तरंगा हिल अंबाजी अबू हिल, तरंगा हिल अंबाजी अबू रोड नई रेल लाइन, ये बताइए अंबाजी जो इसमें बोले ये कहाँ, यह स्थान कहाँ है, अंबाजी गुजरात में, क्वेश्चन यही पूछेगा, ठीक ना। इसको क्या बोलिए कि रेल परियोजना का मंजूरी मिला है, अंबाजी कहाँ है, गुजरात में है, और तरंगा हिल कहाँ है, ये राजस्थान में। बहुत बेहतरीन। एक बात, किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू किया है जी, एसबीआई। और ईबीजी किसने शुरू किया है, ईबीजी एचडीएफसी, यानी कि इलेक्ट्रिक। ईबीजी का फुल फॉर्म क्या होगा, हाँ सुनिए, ईबीजी का शुरू किया गया जानते हैं, हाँ बहुत इलेक्ट्रिक, ई का मतलब हुई इलेक्ट्रिक। देखिए सुनिए बता, पहले सुनिए बता दे, दोनों बता। देखिए ईबीजी का फुल पहले होता है बैंकिंग, ई बैंकिंग गारंटर, ठीक है। अब इसमें क्या किया, जैसे मान लीजिए अभी इनको ये क्या है, हाँ बॉबी मरिया, इनको भैया अकाउंट खोला है, तो पहले क्या चाहिए, अरे प्रसाद ये कौन है, कौन है, हरिओम जी,
हरिओम भैया तो चलिए ना, चलिए मेरा अकाउंट खोले। अब ये HDFC क्या किया है कि वही बोलिए बैंक गारंटर जो मतलब कहीं फिजिकली ना करके उस सीधा आपका ऑनलाइन कहेगा कि नहीं भैया हम आपको जो मतलब गारंटर बना देंगे इसी तरह से। EBG को उसी लिए शुरू किया है, ठीक है। तो EBG बोले और ये बहुत बैंकिंग सेवा अपना किसने शुरू किया, व्हाट्सएप बैंकिंग, SBI ने। अब जस्ट अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ही आता है। एक बात बताइए कि किस बैंक ने व्यापार मुद्रा को शुरू किया है, रुपया व्यापार को शुरू किया है? यूको बैंक ने। वो तो शुरू उसके है, ये इसको बोले अनुमति इसको सबसे पहले ही मिला और यही शुरुआत किया है, ठीक है। और उसकी अनुमति दिया है RBI, रुपया व्यापार करने के लिए अनुमति दिया है RBI। ये सर्वप्रथम किस बैंक को, यूको बैंक को। तो जस्ट अगला क्वेश्चन बताइए, एक और क्वेश्चन कि किस बैंक ने सर्वप्रथम स्टिकर अथवा लोगो डेबिट कार्ड को जारी किया है? हाँ बोलिए बोलिए, बहुत सही है। IDFC फर्स्ट। कौन है? IDFC फर्स्ट है और उस डेबिट कार्ड का नाम क्या रखा गया है? IDFC फर्स्ट है, ठीक है। IDFC फर्स्ट है। तो जस्ट अब जानते हैं एक और क्वेश्चन यहीं से आता है। एक और क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था। 8 बैंक को दिया गया था, भारत के 4 राज्यों 4 शहरों में अपना शुरू किया गया है। कौन है वो? चलिए कोई बात नहीं। हाँ, RBI ने जो अपना डिजिटल रूपी अपना जारी किया है ना, डिजिटल रूपी, तो बताए डिजिटल रूपी कितने बैंकों को दिया जाएगा? 9 बैंक को। लेकिन हमारा 8 बैंक मिल रहा है। बैंक का नोट दिया है, अच्छा नाम 9 का नाम लिखा है, तो ठीक हम जरा बोलते हैं, बोलिए कौन छोड़ दिए। देखिए जब सार्वजनिक बैंक, देखिए पहले क्वेश्चन ये है कि RBI ने, ठीक ना, RBI ने डिजिटल रूपी के लिए कितने बैंकों का सिलेक्शन किया है? तो टोटल 9। हमारा तो 8 बैंक में मिल रहा है, ठीक ना। आप सुन लीजिए, ठीक है। आप देखिए सार्वजनिक बैंक उसमें तो 3 गो, एक BOB हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, एक अपना SBI हो जाएगा और एक अपना यूनियन बैंक हो गया। 3 बैंक हो गया। अब उसके अलावा कौन है? HDFC है, IDFC है, HSBC है। फिर सुनिए क्या बोले हैं? HDFC बोले हैं, HDFC, IDFC, HSBC, 3 6 हुआ ना। एक अपना कोटक महिंद्रा बैंक है और एक अपना एक्सिस बैंक है, तो 8 बैंक हुआ। ICICI बोले नहीं है? ओ ठीक 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 ठीक, बहुत बेहतरीन। हाँ तो बिल्कुल सही है, 9 बैंक है, ठीक ना। क्या बोले हैं कि टोटल अपना SBI है, SBI, BOB और यूनियन बैंक, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, भारत का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान कहाँ पर खोला गया है? भारत का महिला वित्तीय संस्थान बहुत बेहतर, राजस्थान में। तो यहीं से एक और क्वेश्चन बन जाता है, ये बताइए HDFC है बैंक, हाँ HDFC है कि एक्सिस बैंक है? छोड़ दो, क्वेश्चन ध्यान पर नहीं है। चलिए तो देखिए राजस्थान। तो एक बात बताइए, यहीं से शांति एवं अहिंसा विभाग का गठन किस राज्य में किया गया है? राजस्थान में। डिजिटल लोक अदालत का गठन कहाँ किया गया है? राजस्थान में। क्या बोले, पहली महिला ऊँट सवार दल का गठन कहाँ किया गया है? राजस्थान में, ठीक है। तो अगला इस क्वेश्चन आता है, अमेजन ने अपना सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाने की घोषणा किया है? राजस्थान। अरे जब राजस्थान का सीरीज चल रहा है तो बोलिए तो कम से कम राजस्थान। बहुत बेहतरीन। एक बात बताइए कि भारत ने किस देश से सबसे अधिक अपना FDI प्राप्त किया है? सिंगापुर। सबसे अधिक किस देश से? सिंगापुर। और दूसरा पर कौन है? अमेरिका। और तीसरा पर कौन है FDI देने वाला? मॉरिशस। यानी कि भारत ने 3 देशों से FDI प्राप्त किया है, जिसमें सबसे पहला टॉप 3 में बोल रहे हैं सिंगापुर, दूसरा पर USA और तीसरा पर मॉरिशस। तो बताइए FDI प्राप्त करने वाला भारत का सबसे अधिक FDI प्राप्त करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? दे तोड़ देंगे तुरंत। कर्नाटक ना है, कर्नाटक है। और दूसरा कौन है? दूसरा महाराष्ट्र है और तीसरा दिल्ली है, तीसरा दिल्ली। तो एक बात बताइए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रांची में। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्घाटन रांची में किया गया है। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है किस लिए? बस ये क्या बोलिए, वस्तुओं के निर्यात के लिए बनाया गया, ठीक है, वस्तुओं के निर्यात के लिए। तो झारखंड से एक और क्वेश्चन आया है कि बताइए किस राज्य सरकार ने सर्वप्रथम किस राज्य सरकार ने मेले दिवस मनाने की घोषणा की है? झारखंड। तो बोलिए ना। हाँ
वेलनेस मतलब वही कि हाँ भाई मतलब बढ़िया रहे उसके लिए। प्रत्येक मंगलवार। बिल्कुल। तो एक बात बताइए, किस देश ने सोना का सिक्का चलाया, पहले बताइए तो। किस देश ने सोना क्वेश्चन सुन लीजिए, और भी देश चलाया हुआ, पहले क्वेश्चन सुनिए। किस देश ने अपनी मुद्रास्फीति से बचने के लिए सोने के सिक्के चलाया है? तो ये अमेरिका चला है क्या? एनीबॉडी अभी तक कहाँ है? 51 में है, 55 तक पूछना, इसी में ही हाल है। कौन है जी? ये पहले बात, ये बुक पहले किसके किसके पास नहीं है? जरा हाथ उठाइए तो। बुक किसके पास नहीं है? तो हाँ देखिए बोले, अरे वो क्वेश्चन बोले, ये बताइए किस देश ने सोने के मुद्रास्फीति से बचने के सोने के सिक्के चलाए? जिम्बाब्वे। और उसका नाम क्या रखा है? मौसी और तुनिया। ठीक है, मौसी और तुनिया नहीं याद रहा तो तानिया मौसी, ठीक ना? कौन मौसी? जिम्बाब्वे जो है एक सोना का सिक्का चला है मुद्रास्फीति से बचने के लिए, और सिक्का का नाम क्या है? तानिया मौसी। सिक्के का नाम क्या है? तानिया मौसी। ठीक है, उसका वास्तविक नाम बोल रहे तुनिया मौसी है, मौसी और तुनिया है तो तानिया मौसी कर लीजिए। ठीक है, बहुत बेहतरीन। अगला बताइए, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है किस देश को पछाड़कर? ब्रिटेन को। और ये बताइए कि चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश वाला देश कौन है? जर्मनी। बहुत बेहतरीन, जर्मनी। बस ये बताइए, सिल्क मार्क एक्सपोर्ट 2022, सिल्क मार्क एक्सपोर्ट 2022 ये कहाँ पर मनाया गया है? दिल्ली में ना जी, दिल्ली में। तो एक बात बताइए, FIF का पहले फुल फॉर्म बताइए रवि जी। अरे भैया, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड नहीं है, तो इसका स्थापना कौन किया है? वर्ल्ड बैंक किया है। अरे पढ़ का है ना लोग, अरे बाकी जिनके पास नहीं, जिनके पास वो लोग तो पढ़ कर आए हैं ना, तब फिर क्या सब समस्या हो जा रहा है। एक बात बताइए, EBG तो बोले नहीं, EBG कौन शुरू किया है? EBG को HDFC। तो एक क्वेश्चन अब यही से अब ये रहा, ये बताइए भारत का सबसे बड़ा सीमेंट समूह कौन सा है? सीमेंट समूह है अल्ट्राटेक। बहुत सुंदर। अडानी किनका है? अडानी गलती है, अडानी समूह जो दूसरा है, ठीक ना? और पहला पर अल्ट्राटेक है, ठीक ना? अरे हाँ भाई, तो उसको मिलाइए कर मैंने अडानी समूह तभी ना गया है। अंबुजा और SEC को, ठीक है, अंबुजा। एक अंबुजा और कहला इतिहास में है जी, और नहीं, अबूजा राजधानी है। अबूजा बताइए तो किसकी राजधानी है? कहा? अरे बॉबी मरिया कैसे हैं? बताइए अबूजा किसकी राजधानी है? अंगोला का लुआंडा मुद्रा क्वाचा, वो मत जाइए। अच्छा चलिए ठीक है, अपने माइंड पे सोचिएगा, ठीक ना? हाँ अफ्रीकन कंट्री है जी। चलिए ठीक है, आइए अगला आइए, ठीक ना? ये बात बताइए, भारत में टोटल महारत्न कंपनियां कितनी है राजू जी? 12 है। भारत में टोटल महारत्न कंपनियां क्या हो शिव कुमार? 12 ठो। ठीक है, चलिए 12 का बताइए क्रम से, फटाफट। क्रम नहीं आप बोली तो बोलते जाइए, 12 बोलिए। BPCL, बहुत सुंदर, बोलिए प्रसाद। सेल रेल गेल हो गया। हाँ BPCL हो गया। हाँ HPCL हो गया। हाँ ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी हाँ, CIL हो गया। बहुत सुंदर। NTPC हो गया। हाँ, उसके बाद PGCIL हो गया। हाँ, उसके बाद ले लीजिए बहुत सुंदर। REC ले लीजिए जो नया। हाँ चलिए ले लिए। हाँ 9 और 3 बोल रहे हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर। बस PFC। चलिए सुनिए, कॉर्पोरेशन सुन लीजिए, भेल सेल गेल,
NTPC ONGC BPCL, ठीक है क्या बोला है, NTPC ONGC BPCL HPCL कोल इंडिया लिमिटेड PGCIL 9 का हुआ। फिर अपने PGCIL हो गया ना, फिर क्या बोले PFC अपना हो गया, PFC हो नहीं गया, PFC हो ही गया। और एक अपना जस्ट ये कौन है, REC लिमिटेड नहीं है, यानी कि रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया ना। 11 हुआ नहीं, रुकिए तो रुकिए, सुनिए बता दो, सुनिए थोड़ा सा रुकिए। भेल सेल गेल NTPC ONGC BPCL HPCL IOCL, ठीक है IOCL, हाँ रुकिए, फिर अपना कोल इंडिया लिमिटेड CIL हो गया, फिर PGCIL हो गया, फिर PFC हो गया, और फिर अपना REC लिमिटेड हो गया। तो क्वेश्चन अब ये आता है, ये बताइए महारत्न का दर्जा कौन देता है? महारत्न का दर्जा एक से नंबर है जी, एक बोलिए महारत्न का दर्जा कौन देता है? बहुत सुंदर। केंद्रीय लोक उद्यम विभाग के द्वारा महारत्न का दर्जा दिया जाता है। और महारत्न वैसी कंपनियों को कहा जाएगा, पहले ये सुनिए महारत्न होता क्या है। वैसी कंपनियां जिनका पिछले 3 वर्ष में नेट मुनाफा 5,000 करोड़ हुआ, ठीक है क्या बोले, वैसी कंपनियां जिसका पिछले 3 वर्षों में नेट मुनाफा 5,000 करोड़ हुआ हो। और यही बोलिए अपना महारत्न कंपनी है HPCL, मोदी चाचा करेंगे इसको हम बेचेंगे, क्या बोले, यही है अपना कहा महारत्न कंपनी HPCL, ऐसे करेंगे मोदी चाचा करेंगे नहीं हम बेचेंगे, क्या बोला जाए। अगला ये, तो अगला इस बताइए PM केयर्स फंड का ट्रस्टी किनको बनाया गया है? दीनानाथ, बहुत सुंदर, बोलिए। रतन टाटा, पूर्व जज KT थॉमस, बहुत सुंदर। करिया मुंडा, बहुत सुंदर। यानी कि PM केयर्स फंड का ट्रस्टी किसको बनाया गया हो? तो रतन टाटा है, और KT थॉमस सर्वोच्च न्यायालय पूर्व न्यायाधीश है, और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष अपना करिया मुंडा है, ठीक है। अगला इस क्वेश्चन टू द पॉइंट आते हैं। ओ हो जस्ट आप लोगों से क्वेश्चन है, अमेजन ने अपना सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया है? राजस्थान में, बहुत सुंदर। जस्ट पीछे क्वेश्चन पूछे थे। अगला बताइए, अच्छा ये बताइए मून लाइटिंग क्या है? मून लाइटिंग हम बता रहे हैं हाँ कि जो बहुत बेहतरीन, मतलब किसी कंपनी में काम करते हुए अदरवाइज दूसरे कंपनी में भी काम करता है चोरी छिपे, हाँ उसे मून लाइटिंग। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। साइड जॉब बहुत सुंदर, दोनों बहुत बढ़िया। यानी कि बोलिए क्या हुआ कि धनबंधु जी नौकरी कर रहे हैं किसका? गवर्नमेंट का, और धीरे से अपना जी प्राइवेट संस्थान भी चल रहे हैं, तो वही क्या हो गया मून लाइटिंग। यानी कि बोलिए जब कोई व्यक्ति चोरी छिपे एक जगह नौकरी करने के अलावा दूसरा जगह भी करता है तो उसी को मून लाइटिंग कहते हैं। और मून लाइटिंग की वजह से ही अपने 200 कर्मचारियों को विप्रो कंपनी ने क्या किया है? 300, ठीक है क्या किया है? अपने 300 कर्मचारियों को निकाल दिया, ठीक है। कौन? विप्रो, बहुत बेहतरीन। अगला इस बताइए क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन ये बताइए, चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा देश है? बहुत बढ़िया। तो देखिए जब बात करते हैं चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक इंडिया है, निर्यातक भी इंडिया है, और वही उपभोक्ता भी इंडिया है, ठीक ना। क्योंकि चाय नहीं पिएगा इंडिया तो कैसे दिमाग बढ़ाएगा इंडिया, बता ना। बहुत ज्यादा टर्नओवर है के किया। तो अगला इस बताइए दक्ष क्या है? हाँ बोलिए दक्ष क्या है? नहीं आइडिया, दक्ष क्या है? दक्ष एक पोर्टल है। अच्छा, मतलब किस चीज का पोर्टल है? फॉर्म भरने का। याद नहीं है। दक्ष क्या है हो? सब लोग अच्छा, दक्ष को लॉन्च किसने किया पहली बताइए आप लोग? कृषि मंत्रालय किया है। बहुत सुंदर। सब लोग घरे जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरिए जा। कितना भर पानी में? चुल्लू भर पानी में, उससे तू लगे जा पानी की ज़्यादा नहीं जरूरत। अरे दक्ष जो है भैया इसको RBI लॉन्च किया है। और दक्ष जानते हैं क्या है? ये बोलिए अपने मॉनिटरिंग सिस्टम है। मॉनिटरिंग तो समझ रहे हैं ना कि प्रसाद जो है का चीज ऑफिस में आ रहा है, देखिए पहले कुछ झमाला नहीं ना कर रहा है। दीनानाथ आ रहे हैं, झमाला नहीं ना कर रहे हैं। दीनानाथ ही व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में इनका जो काम है सब सही ढंग से हो रहा है कि नहीं है। यानी दक्ष क्या है अपने भैया? एडवांस सुपर मॉनिटरिंग सिस्टम है। और इसको डेवलप किसने किया है? RBI ने। बहुत बेहतरीन। तो अगला क्वेश्चन आप लोग ये बताइए, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का स्थापना कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। बहुत बेहतरीन। रिजर्व बैंक इनोवेशन बैंक का स्थापना किया गया भैया बेंगलुरु में। बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन बताइए, किस राज्य ने पूरे राज्य भर में सोने को एक समान कीमत पर बेचने का निर्णय लिया है? केरला।
तो एक जस्ट यहीं से क्वेश्चन बता दीजिए, केरल तो ये ना, उसको छोड़ दीजिए। अगला जस्ट क्वेश्चन बताइए, और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, सुन लीजिए। पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर, पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर को पहले किसने लॉन्च किया, ये बताइए। पहला फ्लोटिंग साक्षरता वित्तीय शिविर समझ रहे हैं क्या? इसको निर्मला सीतारमण की है क्या? पढ़ कर आए ना प्रसाद? पढ़ के आए हैं। क्या है सर, क्या बोलते हैं ये अपना जम्मू कश्मीर में बहुत बेहतरीन। IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IPPBI, इसको कौन लॉन्च किया है? वित्तीय, हाँ, अगर ऊपरों से बोलिए IPPBI के नीचे याद रखेंगे तो जो बोले डाक वाला जो होता है ना, वही बोलिए पोस्ट ऑफिस वाला इसको लॉन्च किया है। और देखिए क्या बोले, फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर है क्या कि बोलिए अपना क्या चीज़, जैसे उसमें जो डल झील जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसको लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर में। डल झील में देखते होंगे कि भैया उसमें क्या चीज़, उसमें कॉफ़ी बेचा जाता है ना, वहीं पर मछली मारता है, वही मछली मार के उसी में बना के उसको बेच देता है। डल झील में देखिएगा। हाँ बिल्कुल। तो बस ये जो फ्लोटिंग है वही तैरता हुआ, तो उसमें क्या भैया किया जाए कि आपको देखिए कैसे मतलब अपना UPI बनाना है, कैसे पेमेंट करना है, ही ना करेगा जी। तो पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर को किसने लॉन्च किया है? अरे बोला है भारत का डाक विभाग, भारत का डाक विभाग, या फिर IPPBI, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब बात क्या होती है, इसको कहाँ लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व की बताइए 3 ट्रिलियन डॉलर वाली कंपनी कौन सी बनी है? एप्पल। विश्व की, यही तो जान पूछ के पूछे हैं, क्या बोले हैं कि विश्व की पहली कंपनी जो 3 ट्रिलियन वाली कंपनी बनी, कौन बनी है? एप्पल। और यही जब कह देगा कि विश्व की पहली कंपनी जिसने अपना 1 ट्रिलियन डॉलर खो दी है, अमेजन। बहुत बेहतरीन। अच्छा, NDTV का फुल फॉर्म बताइए प्रसाद। न्यू दिल्ली। बहुत सुंदर। NDTV का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू दिल्ली टेलीविजन, ठीक है, न्यू दिल्ली टेलीविजन। और इसको कौन खरीद लिया? पनौती जी, ठीक ना, क्या बोला है? इसको कौन खरीद लिया? अडानी जी खरीद लिया है। 29% हिस्सेदारी से। बहुत सुंदर। और ये बोलिए इससे पहले कि इसका हिस्सेदार सबसे अधिक कौन था? सुब्रतो राय। अरे सुब्रतो राय तो सहारा का तोड़ देंगे, तो सुब्रतो, इसके पहले इसका मालिक कौन थे? हाँ ना ना ना, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों बंगाल का है। चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगा तुम्हारा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व का पहला गोल्ड ATM कहाँ डाला गया है? 1 लाख, हाँ, गोल्ड ATM हैदराबाद। और इसको किसने लॉन्च किया है? कौन सा बैंक किया है? नहीं, हाँ, मान लीजिए जो गोल्ड ATM डाला है ना, उसको कौन कंपनी या कौन बैंक डाला है? डालिए ना आपके इस लैंग्वेज में जो हो जाए। इसको जानते हैं, एक भारत की कंपनी है इस गोल्ड सिक्का, ठीक ना, वही गोल्ड सिक्का कंपनी है हैदराबाद की, यही लॉन्च किया है। इसमें देखिए गोल्ड ATM में क्या किया जाएगा? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, इस तरह से अपना सिक्का रहेगा। और इसमें क्या कीजिए, आप कैश डायरेक्ट गोल्ड खरीद सकते हैं, ठीक है। एक बार में आप 5 किलो और उसका तो उन्हें है 5 किलो सोना निकालने का मतलब लिमिटेड ना, वो 100 किलो सोना निकलवा दिया हाँ, एक बार में। नहीं सुने, 5 किलोग्राम तो इसका टोटल क्षमता है। वही बोल रहे हैं। हाँ, तो निकालने के लिए बोल रहे हैं तब। हाँ, इसकी देखिए, इस बैंक में अधिकतर आप सोना कितना रख सकते हैं? 5 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो अगला क्वेश्चन बताइए, एक्सिस बैंक ने किसके साथ समझौता किया है? हाँ, एक्सिस बैंक ने किसके साथ समझौता किया है? अरे स्पाइस मनी के साथ नहीं किया है। बहुत लास्ट क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन ये है, सैटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? अरे इंडियन है जी, आप लोग बड़ी ना सोचते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, चलिए आप लोग सी बताइए, महिला हस्ताक्षर वाले बैंक नोट, ठीक ना, किस कहाँ पर लॉन्च किया गया है? अमेरिका। कितने $1 का रहेगा? $1 और $5, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहीं से क्लास को खत्म करते हैं। आगे रुकिए, 1 मिनट बात होना। कल से देखिए आप लोग क्या बोलते हैं, होमवर्क है कि 2-4, ठीक है। आप लोग कल पेज नंबर 60 तक पढ़ के ना, करंट अफेयर्स में बार बार बोल रहे हैं इसी बुक से, ठीक है। अब देखिए दूसरा चीज़ क्या बोले, साइंस में जब हम लोग आते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, अम्ल का बस केवल 1 चैप्टर पूरा कर लीजिएगा, ठीक ना। क्या बोले हैं कि अम्ल का, हाँ क्या हुआ,
हम लोग कहाँ पढ़े हैं जी? ईंधन पढ़े हैं। तो ईंधन के बाद हम है कि धातु। अरे ओ सॉरी, धातु। ठीक है बोले हैं, सॉरी फ्रेंड्स। देखिए, ईंधन के पश्चात हम क्या बोल रहे हैं, आपको धातु पढ़ना, और धातु में पूरा धातु नहीं पढ़ना है, आपको बता देते हैं धातु में कहाँ तक पढ़ना है। हाँ, तो आपको बस देखिए धातु में पढ़ना है, धातु पढ़ लीजिएगा, और धातु में, हाँ धातु और हाँ अयस्क से पहले तक पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, धातु और उसके धातु से लेकर अपना अयस्क से पहले तक पढ़ लीजिएगा। अब बात की हिस्ट्री, अयस्क से पहले तक, ठीक ना। अब बात कर रहे हैं किसकी, हिस्ट्री की। हिस्ट्री, अरे एक तो पहले बताने दो भैया। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या हम लोग आज पढ़े हैं, रिपन तक। तो बोलिए तब नहीं कल खत्म हो जाएगा क्या जी? हाँ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, रुकिए जस्ट देख लेते हैं रिपन। हाँ, तो कल देखिए, कल आप लोगों का जो है ये गवर्नर जनरल का कल लास्ट क्लास है। ठीक है, और इसको देखिए एक चीज़ आप लोगों से बोल रहे हैं, जो भी होमवर्क दिया जाए उसको जरूर पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हम कंफर्म बोलते हैं कि एक क्वेश्चन तो जरूर यहाँ से रहेगा ही रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बने रहिए, जुड़े रहिए और लगातार अपने स्टडी पर फोकस करते रहिए। जय हिंद।